So again, a very good morning, friends. Morning. कल हम लोग ये यहाँ से शुरू किया था हमने सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015. ठीक है, ये हमने काफी डिस्कस कर लिया था. आइए आज थोड़ा सेबी लॉज को ही डिस्कस करेंगे, सारे कोशिश करेंगे कि सारा कंप्लीट हो जाए. ठीक है, तो इस केस में क्या है कि कुछ ना, जो भी कंपनी लिस्टिंग करवाते हैं सेबी के साथ में स्टॉक एक्सचेंज में, उनके पास कुछ जो है लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस है और कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है. ठीक है, ये सेबी इनको रेगुलेट, सेबी इज द रेगुलेटर. ठीक है ना. तो कुछ रिक्वायरमेंट्स है लिस्टिंग करवाने के लिए और जो क्या क्या उन्होंने डिस्क्लोज करना है. पहली बात तो ये है, कोई भी लिस्टेड एंटिटी है उसमें एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी जरूर होगा एज कंप्लायंस ऑफिसर. ठीक है, जो लिस्टेड है. जो नॉन लिस्टेड है उसमें कोई जरूरी नहीं है, उसमें कुछ कैपिटल वगैरह की रिक्वायरमेंट है. अगर उसके बाद में आप जो शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी है, आप वो इन हाउस भी रख सकते हैं और आप किसी आउटसाइड एजेंसी को भी दे सकते हैं. लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ होल्डर ऑफ सच सिक्योरिटीज जो लिस्टेड एंटिटी की 1 लाख से ज्यादा है, तो आपको क्या करना है कि अगर कोई इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी है तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा बोर्ड के साथ में. ठीक है, बोर्ड मतलब जहां भी बोर्ड का मतलब आएगा तो बोर्ड मतलब सेबी. ठीक है, लिस्टेड एंटिटी एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगी एक्सचेंज को विद इन 1 मंथ ऑफ एंड ऑफ ईच ऑफ द हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो मतलब हाफ ईयरली बेसिस पर विद इन 1 मंथ ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाफ ईयर लिस्टेड एंटिटी एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगी. उसमें क्या सर्टिफाई करेगी, और ये कंप्लायंस कौन देगा? कंप्लायंस ऑफिसर. कंप्लायंस ऑफिसर कौन है? जो ये कंपनी सेक्रेटरी है. ठीक है, तो ये इसमें कहेगा कि भाई जो भी एक्टिविटीज है रिलेटेड टू शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी, दे आर maintained either in-house or by registrar to an issue and share transfer agent registered with the board. ठीक है, तो ये कंप्लायंस देगा कि भाई जो भी शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी है, या तो वो इन हाउस मैनेज कर रहे हैं उसको भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा. ठीक है, या फिर हमने कोई रजिस्ट्रार टू द इशू रखा हुआ है या शेयर ट्रांसफर एजेंट रखा हुआ है जो रजिस्टर्ड विद द बोर्ड है. ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कोई शेयर ट्रांसफर एजेंट को चेंज करना है तो आपको उसकी इंटीमेशन देनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 7 days ऑफ एंट्रिंग इनटू द एग्रीमेंट. ठीक है, अब इनमें मतलब ये डेट के बारे में पूछ लेता है कि भाई कितने दिन में इंटीमेशन देनी पड़ेगी, तो ये 7 दिन इसमें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपके टोटल नंबर ऑफ होल्डर्स ऑफ सिक्योरिटीज है, तो आपको ये जो भी इन हाउस शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी, इसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा. उसके बाद ये जो लिस्टेड एंटिटी है ये क्या करेगी? रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो स्टॉक एक्सचेंज में या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में चाहिए वो जो है वो फाइल करेगी. ठीक है, जो भी बोर्ड स्पेसिफाई करेगा या जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफाई करेगा. जो अगर 1500 रुपए से ज्यादा डिविडेंड पेबल है तो पेबल एट पार के वारंट इशू होंगे. लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड एंटिटी क्या करेगी? फाइल विद क्वार्टरली बेसिस पर विद इन 21 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. इसमें ये इन्वेस्टर कंप्लेंट्स का पूरा ब्यौरा देगी कि ओपनिंग में कितनी थी, इस क्वार्टर में कितनी रिसीव हुई, डिस्पोजल कितना हुआ और कितनी अनरिजॉल्व है. ठीक है, जैसे आगे एक बार हम उसमें देखते हैं फास्ट ट्रैक. फास्ट ट्रैक इशू में क्या होता है? अगर 95% आपने ग्रीवांसेस सेटल की हैं तो ही आपको फास्ट ट्रैक मोड वो देते हैं इन केस ऑफ फर्दर इशू ऑफ कैपिटल. तो वहां पर ये चीजों की इंपॉर्टेंस आती है. उसके बाद ये जो कंप्लायंस है विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी. अगर मान लीजिए उस लिस्टेड एंटिटी की शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है या नेटवर्थ जो है 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस है ये अप्लाई नहीं होंगे. ठीक है, और अगर इफ एनी कंपनी इज अंडरगोइंग एनी CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो उस केस में जितने भी ये कंप्लायंसेस हैं ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल करेगा. ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्योंकि IBC से रिलेटेड ही हम पढ़ रहे हैं. अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है? आगे हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, 500 टॉप जो 500 लिस्टेड कंपनी है उस केस में क्या है,
और 1000 में क्या है, और ये जो टॉप है, टॉप कहाँ से आएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन से। तो ये सब बातें हम देख चुके हैं कल भी, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 जो होंगे वो कम से कम जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ऑफ द टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज एंड टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज, इसमें कम से कम 6 डायरेक्टर होंगे। ठीक है, और कोई भी डायरेक्टर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है 75 साल की एज से ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, और 1 अप्रैल 2020 से नई रिक्वायरमेंट आ गई है कि जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज हैं वो ये देख लेंगी कि उनका जो चेयरपर्सन है ऑफ द बोर्ड ऑफ सच लिस्टेड एंटिटी ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, 4 मीटिंग कम से कम करेंगे, मैक्सिमम टाइम गैप जो है 120 डेज हो सकता है बिटवीन एनी 2 मीटिंग्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम से कम 4 बार मिलेंगे, मैक्सिमम टाइम गैप 120 डेज हो सकता है। कोरम जो है, कोरम क्या होगा कि 1000 में और 2000 में ये 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। ठीक है, तो ये 1000 वाली जो लिमिट है 1000 टॉप के लिए ये 1 अप्रैल 2019 से लागू है, और जो टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटीज है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन ये लागू है 1 अप्रैल 2020 से। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट प्राइस। तो इट शैल बी 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स whichever is higher including at least 1 independent director। तो ये कोरम की बात है। अप्रूवल शेयर होल्डर्स का क्या होगा, किस केस में होगा? ये होगा कि मान लीजिए अगर आपने जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो टोटल रिम्यूनरेशन दी और एक सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 50% से ज्यादा दे दी। अब आप ऐसे समझिए अगर 2 हैं, 2 में तो 50 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, 2 में अगर बराबर बराबर है तो 50 ही होगी। अगर किसी भी एक डायरेक्टर जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको आप 50% जो टोटल रिम्यूनरेशन सबको मिला के दे रहे हैं, अगर एक को उनमें से 50% से ज्यादा दे रहे हैं तो आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है इन स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, ये है एवरी ईयर लेनी है। उसके बाद में 8 लिस्टेड एंटिटी से ज्यादा एक आदमी डायरेक्टर नहीं हो सकता 1 अप्रैल 2019 के बाद। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर रहेंगे। ठीक है, और जो 2/3 मेंबर होंगे ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ये जो मेंबर होंगे ऑडिट कमेटी के ये फाइनेंशियली लिटरेट होंगे। ठीक है, और एक आदमी को जो है अकाउंटिंग या रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज होगी। जो चेयरमैन होगा ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ये हर एजीएम में प्रेजेंट रहेगा टू आंसर शेयर होल्डर क्वेरीज। कंपनी सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी रहेगा ऑडिट कमेटी का। ठीक है, ऑडिट कमेटी क्या करेगी? ऑडिट कमेटी इनको इनवाइट कर सकती है, हेड ऑफ द फाइनेंस फंक्शन, मान लो जो सीएफओ वगैरह है, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, ये उनके डिस्क्रिशन है। उसके बाद में ऑडिट कमेटी शैल मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। तो इसमें भी कम से कम जैसे बोर्ड मीटिंग है 4, तो यहाँ पर भी 4 है। एंड नॉट मोर देन 120 डेज शैल इलैप्स, दो मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद में अब चलते हैं आगे। ये जो कोरम है ऑडिट कमेटी का, इसमें कम ये 2 मेंबर मिनिमम या 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द ऑडिट कमेटी विच एवर इज लोअर विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कोरम जो होगा ये होगा कम से कम या तो 2 मेंबर होंगे या 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी। ठीक है, और इसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। जो नॉमिनेशन कमेटी है उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे। जो भी डायरेक्टर है चाहे नॉमिनेशन कमेटी के या रिम्यूनरेशन, ये सारे जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। ठीक है, ये जो नॉमिनेशन कमेटी या रिम्यूनरेशन कमेटी बनेगी इसमें 50% जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। कोरम जो है नॉमिनेशन और रिम्यूनरेशन कमेटी का ये 2 मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, इंक्लूडिंग एटलीस्ट, इसमें भी ग्रेटर आना चाहिए।
तो इसमें क्या होगा, ये जो कोरम है नॉमिनेशन कमेटी और रिकमेंडेशन कमेटी का, इसमें भी ये एक्चुअली ये सारे याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इनमें से ही सवाल आ जाते हैं। यही तो रेगुलेशंस है भाई, रेगुलेट करना उन्होंने। रेगुलेट क्या कर रहे हैं, यही चीजें रेगुलेट कर रहे हैं। अब इन चीजों से क्या हो रहा है, इससे इंडिपेंडेंस रेगुलेट हो रही है कि भाई आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखेंगे, इससे ज्यादा रिमनरेशन नहीं देंगे, इतनी कम से कम मीटिंग करेंगे। ये सारे रेगुलेशंस है, तो ये रेगुलेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, इसी में से सवाल आएंगे। The quorum for a meeting of the nomination and remuneration committee shall be either 2 members or 1/3 of the members of the committee, whichever is greater, including at least 1 independent director in attendance. अब ये भी कम से कम इसकी एक मीटिंग होगी जो नॉमिनेशन और रिकमेंडेशन कमेटी की है, ठीक है। और चेयरपर्सन जो स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी है, ये भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। तो हमें ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी कमेटीज ऐसी हैं जिसका जो चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, ठीक है। इसके बाद एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनती है, इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर ऐसे होंगे और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है। जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी है, इसका चेयरपर्सन ये एजीएम में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, ठीक है। और जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स है ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के, दे शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। अच्छा, अब ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग साल में एक बार होनी है, पीछे भी हमने देख लिया। इसका काम क्या है, एक तो ये है कि मॉनिटरिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, एक है रिव्यूइंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, और फिर मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो जो भी रिस्क आ सकते हैं, जो रिस्क कंपनी फेस कर सकती है, उनके बारे में इसको मैनेजमेंट ये कमेटी काम करती है, ठीक है। मॉनिटर करती है, उनको रिव्यू करती है, और साइबर सिक्योरिटी अगर कोई थ्रेट है उसको भी मॉनिटर और रिव्यू करती है, ठीक है। अब ये जो सेबी के प्रोविजंस है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस related to the risk management committee shall be applicable to top 500 listed entities determined on the basis of market capitalization. ये जो सेबी लोडर ऑब्लिगेशन रेगुलेशंस हैं रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज है उन पर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब लिस्टेड एंटिटी जो है वो क्या करेगी, एक अपना विजिल मैकेनिज्म बनाएगी, विजिलेंस फॉर डायरेक्टर्स ओनली टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स, फॉर एम्प्लॉइज ओनली टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स, ठीक है। उसके बाद में ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी शैल बी कंसीडर्ड, अगर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है तो इट शैल बी कंसीडर्ड मटेरियल इफ द ट्रांजैक्शन टू बी एंटर्ड इनटू इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर विद द प्रीवियस ट्रांजैक्शन during a financial year exceeds 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statement of the listed entity. तो 10% से ज्यादा आप पहले वाली ट्रांजैक्शंस को मिला करके, ठीक है, एनुअल बेसिस पे लेना है आपको, पिछले साल के देखना है कि पिछली की जो ऑडिटेड टर्नओवर थी उसकी अगर 10% से ज्यादा की ट्रांजैक्शन किसी पार्टी के साथ हो रही है, रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है, तो वो मटेरियल मानी जाएगी, ठीक है। और ये जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है इनमें प्रायर अप्रूवल होगा ऑडिट कमेटी का, ठीक है। ऑडिट कमेटी क्या कर रही है, ऑडिट कमेटी शैल रिव्यू एटलीस्ट ऑन ए क्वार्टरली बेसिस डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द लिस्टेड एंटिटी पर्सुएंट टू ईच ऑफ द ऑमनिबस अप्रूवल्स गिवन। ऑमनिबस अप्रूवल क्या होता है, कई बार ना वो ब्लैंकेट अप्रूवल दे देते हैं कि भाई ठीक है, ये जो है हमने एक बार इसको रिव्यू कर लिया और आप इसके साथ ट्रांजैक्शन करते रहिए, ठीक है, ये जनरल अप्रूवल दे दिया। तो वो कम से कम क्वार्टरली बेसिस पर उनको रिव्यू करेंगे। उसके बाद में आता है कि द ऑमनिबस अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है। तो ऑमनिबस अप्रूवल 1 साल के लिए दिया जा सकता है, मतलब एक पार्टी को वो सर्टिफाई कर देते हैं भाई ये ठीक है, लेकिन उसमें भी क्वार्टरली रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड शैल रिक्वायर फ्रेश अप्रूवल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, ठीक है। ऑमनिबस अप्रूवल भी 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकते और उसको भी क्वार्टरली आपको रिव्यू करना है। नो प्रायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी इज रिक्वायर्ड वेयर द रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आर ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बिटवीन 2 गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। तो मान लीजिए 2 गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो इसमें प्रायर अप्रूवल जरूरी नहीं है, ठीक है। और या ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बिटवीन ए होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी, तो अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है बिटवीन होल्डिंग या सब्सिडरी उस केस में, या अगर कोई 2 गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें कोई प्रायर अप्रूवल ऑडिट कमेटी की जरूरी नहीं है,
ठीक है। उसके बाद में एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया shall undertake secretarial audit and shall next with its annual, तो एक secretarial audit इनको करवाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लिस्टेड एंटिटी है और उसकी जो मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज है इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, उनको सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा और एक एनुअल रिपोर्ट के साथ में ये सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी लगानी पड़ेगी जो कंपनी सेक्रेटरी देगा इन पार्ट टाइम प्रैक्टिस इन सच फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड विद इफेक्ट फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। No person shall be appointed or continue as an alternate director for an independent director of a listed company with effect from October 1, 2018. तो कोई भी आदमी जो है वो अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे लिस्टेड कंपनी के, दे शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ ईयर, ठीक है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो आपस में मिलेंगे, उसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई नहीं होगा, ठीक है, और ना ही कोई मैनेजमेंट का मेंबर होगा। एंड ऑल द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल स्ट्राइव टू बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग, और जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो ये कोशिश करेंगे कि भाई वो उस मीटिंग में प्रेजेंट रहें, ठीक है। और उसका एजेंडा क्या होगा, एजेंडा इन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग, पहला तो ये होगा टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज ए होल। तो ये जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना और बोर्ड की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना। उसके बाद में जो चेयरपर्सन है उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, और क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइमलीनेस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैनेजमेंट और बोर्ड के बीच में जो क्वालिटी या क्वांटिटी या जो टाइमलीनेस है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वो प्रॉपर है कि नहीं, उसकी असेसमेंट करेंगे। ये सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग से मिलेंगे, उसमें कोई ना कोई मैनेजमेंट का आदमी होगा, कोई ना कोई नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है। A director shall not be a member in more than 10 committees across all listed entities in which he is a director. तो एक डायरेक्टर क्या है, वो 10 से ज्यादा जितने भी लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके टोटल में 10 कंपनी से ज्यादा में मेंबर नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो 2 कमेटी में यहाँ मेंबर बन गया थी, तो टोटल मिला के 10 कमेटी से ज्यादा एक डायरेक्टर मेंबर नहीं हो सकता, जितने भी कंपनीज में वो डायरेक्टर है। उसके बाद में डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज चेयरपर्सन ऑफ मोर देन 5 कमिटीज, 5 से ज्यादा में वो चेयरमैन नहीं हो सकता, 10 से ज्यादा में मेंबर नहीं हो सकता, 5 से ज्यादा में चेयरमैन नहीं हो सकता, ठीक है। एक क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट देंगे ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 50 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। लिस्टेड एंटिटी शैल गिव प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब उसमें ये होगा कि लिस्टेड एंटिटी क्या करेगी, लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन देगी जिसमें भी फाइनेंशियल प्रपोजल, फाइनेंशियल रिजल्ट्स की जो है, फाइनेंशियल रिजल्ट से जो रिलेटेड मीटिंग है उसके बारे में स्टॉक एक्सचेंज को प्रायर इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है। ये इंटीमेशन जो स्टॉक एक्सचेंज को जो इंफॉर्मेशन देनी है फॉर कंडक्टिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग फॉर कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये कम से कम 2 वर्किंग डेज एडवांस में देनी होगी, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड द डेट ऑफ द मीटिंग, ठीक है। उसमें ये 2 डेज एक्सक्लूड कर देंगे, एक तो जिस दिन इंटीमेशन भेजी वो, और एक जो डेट ऑफ मीटिंग है। 2 क्लियर डेज की इंटीमेशन स्टॉक एक्सचेंज को देनी होगी कि इस बोर्ड मीटिंग में हम जो है फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक, या कंसिडर करेंगे। लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज स्टेटमेंट शोइंग होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज ऑन ए क्वार्टरली बेसिस, ठीक है। तो क्वार्टरली बेसिस पर ये स्टॉक एक्सचेंज को एक इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या क्या सिक्योरिटीज है और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज within 21 days from the end of each quarter, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो लिस्टेड एंटिटी है ये क्या करे, ये स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन देगी, उसमें बताएगी होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज विद इन 10 डेज ऑफ एनी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। अगर मान लीजिए कोई लिस्टेड एंटिटी है उसकी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग हुई, तो उसके 10 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को ये इंफॉर्मेशन देंगे कि सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज रिजल्टिंग इन अ चेंज एक्सीडिंग 2% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। तो अगर किसी भी क्लास ऑफ सिक्योरिटीज में 2% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा का फर्क चेंज हुआ है, तो 10 दिन के अंदर ये स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी विद इन 10 डेज ऑफ एनी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, ठीक है।
उसके बाद में जो लिस्टेड एंटिटी है ये स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन देगी, उसमें क्या बताएगा, होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न सेपरेटली विद इन 10 days ऑफ एनी कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी रिजल्टिंग इन ए चेंज एक्सीडिंग 2% ऑफ द, ये दोबारा हो गया कोई बात। और ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं ये बनाए जाएंगे ऑन एक्रूअल बेसिस, ठीक है। और ये क्वार्टरली और जो एंड ईयर टू डेट रिजल्ट्स हैं ये बनाए जाएंगे जो रिकॉग्निशन या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 में या इंड AS 31 में दिए हुए हैं, ठीक है। और इंड AS जो है 34 है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, एज एप्लीकेबल एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। उसके बाद में आता है लिमिटेड रिव्यू या जो ऑडिट रिपोर्ट है सबमिटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन क्वार्टरली और एनुअल बेसिस आर टू बी गिवन ओनली बाय एन ऑडिटर। ये जो ऑडिटर है, जो कंपनी का ऑडिटर है, वही क्वार्टरली भी रिव्यू देगा, वही क्वार्टरली अपना लिमिटेड रिव्यू देगा या ऑडिट रिपोर्ट देगा, और वही एनुअल रिपोर्ट देगा, ठीक है। और हु हैज सब्जेक्टेड हिमसेल्फ टू द पीयर रिव्यू प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑडिटर है ये लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट रिपोर्ट वही दे सकता है जिसका पीयर रिव्यू हो चुका हो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से, ठीक है। द क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज शैल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट किए गए हैं ये बोर्ड से अप्रूव होंगे पहले, ठीक है। एंड द फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज शैल नॉट बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल रिजल्ट स्टॉक एक्सचेंज को देने ये सिर्फ बोर्ड अप्रूवल की जरूरत है, उसमें कोई कंपनी सेक्रेटरी के साइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे एनुअल रिपोर्ट्स में कंपनी सेक्रेटरी को भी साइन करना होता है जो लिस्टेड एंटिटी। ये हो ही गया। अगला, अब ये जो है जो लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड entity shall submit annual audited standalone financial statement to the stock exchange for the financial year within 60 days from the end of the financial year। क्या होता है, कई बार ना एक तो होती है स्टैंड अलोन और एक होती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टैंड अलोन में तो क्या है, मान लीजिए एक कंपनी है उसकी कोई फॉरेन में सब्सिडरी भी है, ठीक है। तो एक तो ये स्टैंड अलोन देगी अपने रिजल्ट्स अपनी कंपनी के, ठीक है, तो विद इन 60 डेज देना है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे इसमें अभी डेट थी हमारी ये 31 मार्च की, 31 मई थी, अब वो बढ़ा दी, पहले जून बढ़ा दी थी फिर जुलाई कर दी उन्होंने इस बार ड्यू टू कोविड। तो लेकिन ये है कि आपको क्या करना है कि जो एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है विद इन 60 डेज देनी है, ठीक है, और विद इन फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड जो भी हो। और जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ऑफ ए लिस्टेड एंटिटी they shall undertake a limited review of the audit of all the entities whose accounts are to be consolidated with the listed entity as per AS 21 in accordance with guidelines issued by SEBI on this matter, ठीक है। अश्विनी जी म्यूट कर लीजिए। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, म्यूट कर लीजिए आप। चलिए, तो उसके बाद में जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर लिस्टेड एंटिटी का ये क्या करेगा, ये लिमिटेड रिव्यू करेगा ऑफ द ऑडिट ऑफ ऑल द एंटिटीज हुज अकाउंट्स आर टू बी कंसोलिडेटेड, ठीक है। तो उनका भी जो है मतलब दो इसमें रिपोर्ट्स जाती हैं, एक तो जाती है जैसे लिमिटेड रिव्यू भी होना है तो लिमिटेड रिव्यू में भी एक तो जाएगी स्टैंड अलोन की और एक जाएगी कंसोलिडेटेड, इस तरह से। और एनुअल रिपोर्ट जो है, एनुअल रिपोर्ट में फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद जो लिस्टेड एंटिटी है दे शैल कंप्लाई विद द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रूल्स। अब ये जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस हैं उसमें भी जो है जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, ये 25% की रिक्वायरमेंट है, तो उसको भी कंप्लाई विद करेंगे। या फॉर ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिक्योरिटीज request for effective transfer of securities shall be processed only if the securities are held in the dematerialized form। तो ये जो है dematerialized form में होनी चाहिए, demat होनी चाहिए सिक्योरिटीज, ठीक है। और जो listed entity है it is not required to intimate the record date to all stock exchange where it is listed, ठीक है। conversion of debt instrument into equity for already issued convertible debentures। अगर मान लीजिए कोई पहले से ही convertible debentures issue कर रखे हैं, अब उनका conversion हो गया इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है ना, तो उसकी इंटीमेशन देनी जरूरत नहीं है, ना ही उनको कोई रिकॉर्ड डेट उनको बताने की जरूरत है, ठीक है।
The listed entity shall give notice in advance of at least 7 working days, excluding the date of intimation and the record date, to stock exchange of record date specifying the purpose of the record date. अगर लिस्टेड एंटिटी को क्या करना है कि 7 दिन पहले से इंटीमेशन देनी है, इसमें 2 डेट्स एक्सक्लूड कर दी जाएंगी, एक तो जो डेट ऑफ इंटीमेशन है और दूसरी जो रिकॉर्ड डेट है, और उसमें पर्पस बताएगा कि किस पर्पस के लिए ये हम जो है रिकॉर्ड डेट का क्या पर्पस है, डिविडेंड पर्पस है या राइट इशू पर्पस है, बोनस इशू पर्पस है, क्या पर्पस है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कट ऑफ डेट डिसाइड करनी पड़ता है, तो कट ऑफ डेट के हिसाब से ही फिर बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो द लिस्टेड एंटिटी शैल रिकमेंड और डिक्लेयर ऑल डिविडेंड एंड कैश बोनसेस एट लीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड फॉर द पर्पस। ठीक है, अब ये जो मान लीजिए जो रिकमेंड करना है या डिक्लेयर करना है डिविडेंड या कैश बोनस, इसमें कम से कम 5 दिन होने चाहिए बिफोर द रिकॉर्ड डेट, और उसमें भी 2 दिन ये एक्सक्लूड हो जाएंगे, डेट ऑफ इंटीमेशन और जो रिकॉर्ड डेट। डेट ऑफ इंटीमेशन किसको करनी है, स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, और उसके बाद जो टाइम गैप होगा बिटवीन 2 रिकॉर्ड डेट्स शैल बी एटलीस्ट 30 डेज। तो 2 रिकॉर्ड डेट्स के बीच में कम से कम 30 दिन का गैप होना चाहिए। The top 500 listed entities based on market capitalization calculated as on 31st March of every financial year shall formulate a dividend distribution policy which shall be disclosed in their annual reports and on their website. जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज है उनको अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, अपने एनुअल रिपोर्ट में भी और अपनी वेबसाइट पर भी। ठीक है, क्योंकि लिस्टेड में क्या होता है, लिस्टेड में जो शेयर होल्डर, जो लिस्टेड का मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, कोई भी उसका शेयर खरीद सकता है, तो जो इन्वेस्टर है उसको पता भी तो होना चाहिए ना शेयर होल्डर को, भाई इसकी डिविडेंड पॉलिसी है क्या कंपनी की। ठीक है, द लिस्टेड एंटिटीज अदर देन टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन में डिस्क्लोज द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। बाकियों के लिए वॉलंटरी है, जो टॉप 500 है उनके लिए मैंडेटरी। ठीक है, अब ये जो टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज हैं ये क्या करेंगी, ये कैसे डिटरमिन होगा, डिटरमिन्ड एज ऑन 31st मार्च फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो 31st मार्च को मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लिया जाएगा, तो उसके बेस पे डिसाइड होगा टॉप 100 है, टॉप 500 है, टॉप 1000 है, इस तरह से। ये क्या करेंगे, दे शैल होल्ड their annual general meeting within a period of 5 months from the date of closing of the financial year। इनको जो है 5 महीने के अंदर करनी है। ठीक है, जो पहले बताया था मैंने 500 का, उनका क्या था 2 महीने के अंदर करनी थी उनको। अब इनको क्या करनी है, इनको करनी है 5 महीने के अंदर, जो टॉप 100 है। बाकियों के लिए 6 महीने, इनके टॉप के लिए 5 months है। The listed entity shall be allowed to change its name subject to compliance of। पहला, कोई भी लिस्टेड कंपनी अपना नाम भी चेंज कर सकती है। पहली बात, एक तो ये है कि एटलीस्ट ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 year हैज elapsed फ्रॉम द लास्ट डेट। जब भी लास्ट आपने नाम चेंज किया था कम से कम 1 साल हो गया हो उस बात को। ठीक है, और उसके बाद में जो 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू है इन द प्रीसीडिंग 1 year पीरियड हैज बीन अकाउंटेड फॉर बाय द न्यू एक्टिविटी सजेस्टेड बाय द न्यू नेम। ठीक है, तो कम से कम ये जो 50% है टोटल रेवेन्यू इन प्रीसीडिंग 1 year, ये यहाँ इससे आना चाहिए। मतलब हमने नया नाम सजेस्ट किया, नए नाम की वजह से जो रेवेन्यू हमारा उस पीरियड, एक्चुअली नाम तो एक पर्टिकुलर डेट को चेंज होगा। ठीक है ना, तो उस डेट के बाद में जो चेंज के बाद में जो 50% रेवेन्यू उससे आना चाहिए नए नाम की वजह से। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू एक्टिविटीज एटलीस्ट 50% ऑफ द एसेट्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। जो न्यू एक्टिविटी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है कम से कम 50% होने चाहिए ऑफ द एसेट्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। अब लिस्टेड एंटिटी क्या करेगी, एक फंक्शनल वेबसाइट रखेगी, उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी अबाउट द कंपनी। ठीक है, कोई भी चेंज हो गई कंटेंट्स की वेबसाइट में, उसको विद इन 2 वर्किंग डेज वो जो है अपडेट करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, प्रायर इंटीमेशन देगी स्टॉक एक्सचेंज को एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर द डेट ऑन एंड फ्रॉम विच द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड बुक्स एंड रिडेम्पशन अमाउंट ऑफ रिडीमेबल शेयर्स और ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स विल बी पेड। तो ये प्रायर इंटीमेशन देगी एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज। ठीक है, जब भी जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है या बॉन्ड्स है, ये बुक्स लिख दिया बॉन्ड्स है एक्चुअली, एंड डिबेंचर अमाउंट ऑफ रिडीमेबल शेयर्स या और डिबेंचर्स, तो जब भी ये पेबल है कम से कम 11 दिन पहले लिस्टेड एंटिटी स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, इसका क्या पर्पस है, इसका पर्पस यही है
कि वो अगर रिकॉर्ड डेट का जैसे उसमें आता ना भाई रिकॉर्ड डेट ये होनी चाहिए, तो उसको होल्ड करेगा आदमी अपने नाम से, भाई उसको मिल जाएगा इंटरेस्ट जो भी मिलना। Listed entity shall prepare and submit an unaudited or audited financial results on a half yearly basis. ठीक है, जो भी स्पेसिफाइड होगा बोर्ड एक फॉर्मेट स्पेसिफाई करेगा, उसके बेसिस पर अपने अनऑडिटेड और ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर्स देंगे, अकाउंट्स देंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स देंगे ऑन हाफ ईयरली बेसिस। और ये कब सबमिट करेंगे? विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो क्वार्टरली बेसिस पर भी रिपोर्टिंग है, हाफ ईयरली बेसिस पर भी है और ईयरली बेसिस पर तो है। ठीक है, and each rating obtained by the listed entity with respect to non-convertible debt securities shall be reviewed at least once in a year by a credit rating agency registered by the board. ठीक है, तो अगर कोई भी कंपनी, कोई लिस्टेड एंटिटी कोई नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इश्यू करना चाहती है तो उसके लिए वो रेटिंग करवाएगी और ईयरली बेसिस पर उसको करवाएगी। ठीक है, the listed entity shall submit a certificate to the stock exchange within 2 days of the interest on principal or both becoming due, that if it has made होना चाहिए that it has made timely payment of interest or principal obligations or both in respect of the non-convertible debt security. अब ये एक सर्टिफिकेट देगी पेमेंट करने के बाद। ठीक है, पहले तो पेमेंट करने से पहले बताएगी 11 दिन पहले कि हम पेमेंट करने जा रहे हैं इस डेट को। जब पेमेंट हो गई उसके 2 दिन बाद बताएगी जी पेमेंट हो गई है, टाइमली पेमेंट हो गई है। ठीक है, The listed entity shall file with the stock exchange the Indian depository receipt, जो IDR है उसका होल्डिंग पैटर्न ऑन ए क्वार्टरली बेसिस विद इन 10 years। ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या होती है? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट वो होती है जो फॉरेन के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। कोई फॉरेनर अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट है। ऐसे इंडिया वाली कंपनी अगर बाहर जाएगी तो वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है। इंडिया वाली कंपनी अमेरिका में इशू हो रही तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है। 3 तरह के रिसीट्स होती है। अभी तक एक ही कंपनी ने ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इशू की है, नाम मुझे भूल रहा है। तो होल्डिंग पैटर्न ऑन ए क्वार्टरली बेसिस विद इन 10 days ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ठीक है, अब ये जो होल्डिंग पैटर्न है इस क्वार्टरली बेसिस पर बताएगी विद इन 10 days ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर। ठीक है, और जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट है ये सेबी को देगी, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो साइन करेगा इसको। ठीक है, ये हो गया। तो ये बेसिक हमने प्रोविजन देख लिए है। लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो भी लिस्टेड एंटिटीज हैं तो लिस्टेड एंटिटीज के लिए ये लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस है और ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिक पर्पस इसका ये है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी रहे, इंडिपेंडेंस रहे। तो इसमें प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑडिट कमेटी हैं, प्रोविजंस रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, विमेन डायरेक्टर हैं, कितनी मीटिंग होनी चाहिए, बोर्ड का मीटिंग, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अलग से भी मिलने चाहिए ताकि वो जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकें। कोई भी अगर पेमेंट आपने करनी है, डिविडेंड की पेमेंट करनी है, आपने कोई डिवेंचर्स की पेमेंट करनी है, उसकी क्रेडिट रेटिंग करवानी है, वो सारी चीजें, आपने कोई शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना है, चेंज करना है, ये सब बातें आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करनी है विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। उसके अलावा फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स इस बेसिस पर भी हैं कि आप टॉप 100 में हैं, टॉप 500 में है, टॉप 1000 में है। मैं तो ये कहूंगा आप एक कागज पर एक अलग से लिख लीजिएगा कि भाई टॉप 100 में ये रिक्वायरमेंट है, टॉप 500 में ये है, टॉप 1000 में ये है। ठीक है, फिर अगर आपके कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस हैं तो उस केस में क्या है, उसकी क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है या होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी है तो उसमें वो रिलेटेड पार्टी वाला फंडा काउंट नहीं करता। ठीक है ना, तो और उसके बाद फिर ये है कि कौन डायरेक्टर कितनी कमेटीज का चेयरमैन बन सकता है, 5 का, और कितनी कमेटी में मेंबर बन सकता है, ये सब बातें इसके अंदर हैं सेबी लिस्टिंग। ठीक है, तो क्वेश्चंस इसमें से ऐसे ही पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है इन बातों को जहां तक हो सके। और जो लोग वैसे डील करते हैं तो उनको तो काफी चीजें वैसे भी ध्यान में रहती हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, अब आइए ये देखते हैं, ये सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। अब आप ये देखिए कि आपके लिए मैंने क्या किया है, इतना ये सारा ये ग्रंथ निकाला है, इतना मटेरियल पूरा। मैं कहा भैया सारा पूरा निकालो, देखता हूँ पढ़ता हूँ क्या है इसमें, है कि नहीं। कभी नहीं भी पढ़ने की जरूरत पड़ती पर कहीं डाउट आ जाए तो देखना पड़ जाता है। तो ये सब्सटैंशियल एक्विजिशन तो मैंने कल भी आपको थोड़ा सा बताया था। इसमें देखिए 2 बातें, एक है सब्सटैंशियल एक्विजिशन, एक है टेक ओवर। सब्सटैंशियल एक्विजिशन तो 25% या उससे ज्यादा,
टेक ओवर में 25 से कम पे भी टेक ओवर हो सकता है। अब करना क्या है, करना ये है कि आपको जब भी सब्सटेंशियल एक्विजिशन करना है या टेक ओवर करना है तो आपको एक पब्लिक ऑफर देना है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उनको पब्लिक ऑफर इसलिए देना है, भैया मैं ये टेक ओवर करने जा रहा हूँ या मैं सब्सटेंशियली एक्विजिशन करने जा रहा हूँ, तो आप वो उनको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने वाली बात है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आती है एक्वायरर और एक होता है टारगेट कंपनी, ठीक है। एक्वायरर मैंने कल भी बताया था, कोई भी आदमी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, कॉर्पोरेट हो सकती है, इवन फॉरेन नेशनल भी हो सकता है, ठीक है। और जो टारगेट कंपनी है वो इंडियन लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट होगी, मतलब कंपनी भी हो सकती है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कंपनी नहीं है, ठीक है। और कंट्रोल का क्या मतलब है, कंट्रोल में दोनों चीजें आ जाती है, ठीक है जी। एक तो ये है कि राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर, या तो उनके जो डायरेक्टर है उसको अपॉइंटमेंट करने की पावर उसके पास हो, मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की पावर हो, पॉलिसी डिसीजंस को, या पर्सन्स एक्टिंग इंडिविजुअली और इन कंसर्ट, या सब लोग जैसे मिलजुल करके, बहुत सारे लोग होते हैं तो एक्टिंग इन कंसर्ट उसको कहते हैं कि दो लोग एक ही इंटेंशन से एक काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल की डेफिनेशन है। फिर एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, एंटरप्राइज वैल्यू होगी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी प्लस डेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रेफर्ड शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स माइनस टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये होगी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर वो परसेंटेज काउंट होगी, ठीक है। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट आती है फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। ये फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स क्या है, ये शेयर्स है टारगेट कंपनी के इन विच द traded turnover on any stock exchange during the 12 calendar months preceding the calendar month in which the public announcement is made is at least 10% of the total number of shares of such class of the target company, ठीक है। और अगर किसी के जो शेयर कैपिटल है वो आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ कैपिटल है, तो उसमें वेटेड एवरेज ले ली जाएगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स के केस में कम से कम 10% जो शेयर्स वो ट्रेडेड टर्नओवर में आएंगे। जो पिछले 12 महीने की उसकी टर्नओवर है, जो ट्रेडेड टर्नओवर है उसका 10% ये आएगा फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स। मतलब किसी कंपनी के टोटल शेयर मान लो 10 लाख है और 10 लाख में से 1 लाख की ट्रेडिंग हो रही है तो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स में आ जाए। फिर एक इसमें आता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इनटू प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो विलफुल डिफॉल्टर क्या है, विलफुल डिफॉल्टर ये है जिसके पास कैश है, उसका कैश फ्लो बताता है, उसकी बैलेंस शीट बताती है उसके पास कैश है लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो विलफुल डिफॉल्टर के डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये कहता है कि 25% से ज्यादा अगर आपको वोटिंग राइट्स एक्वायर करने हैं तो आपको पब्लिक ऑफर देना है, ठीक है। उसके बाद में ये अगला कहता है सब्सटेंशियल एक्विजिशन में, सब्सटेंशियल एक्विजिशन में ये बात करता है कि ये जो नो एक्वायरर हु हैज एक्वायर्ड एंड होल्ड्स इन शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन ए टारगेट कंपनी एंटाइटलिंग देम टू एक्सरसाइज 25% ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द टारगेट कंपनी बट लेस देन द मैक्सिमम। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए वोटिंग राइट तो ज्यादा आ गए लेकिन शेयर होल्डिंग आपकी 25% नहीं हुई, ठीक है। और मान लीजिए वो क्या कर रहा है कि 5% और एक्वायर कर लिए उसने इस साल में, ठीक है। तो उस केस में भी क्या है कि उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वोटिंग राइट उसके पास आ गए 25% के, लेकिन वो जो थ्रेशोल्ड है 25% वाला जो नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग वाला वो उसका वो नहीं हुआ अभी पूरा, और उसने 5% और ज्यादा कर लिए इस बार में, इसको कहते हैं क्रिपिंग एक्विजिशन। तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर भी उसको जो है पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, वो वरना उसके बिना वो एक्वायर नहीं कर सकता। अब ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स की जहां तक बात है तो ये इसमें वो वाले सब्सटेंशियल नहीं है जैसे ऐसा है जब हम प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं तो प्रोस्पेक्टस में भी हम क्या करते हैं, वहां पढ़ते हैं कि जब कोई भी कंपनी अपना पब्लिक ऑफर लाती है तो वो ये बताती है भाई कम से कम जो है 75% जो है मैं स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स में यूज करूंगी। जैसे मान लो कोई जेट एयरवेज अगर अपना पब्लिक इशू लाएगी तो बताएगी भैया 75% के तो हम नए एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, बाकी 25% जो है
वो मिसलेनियस कामों में काम में आएगा। ये नहीं कि जो मेन एक्टिविटी है उसमें तो कम इन्वेस्ट करें और बाकी चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो इस केस में ये है कि मान लीजिए इस क्लॉज का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि ना, अब शेयर होल्डर को ये पता, 10% शेयर होल्डर जिन्होंने जनरल मीटिंग में वोट करते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई इस कंपनी ने 75% जो स्टेटेड ऑब्जेक्ट्स थे मेमोरेंडम में उसमें यूटिलाइज नहीं किया, तो वो कहते हैं भैया हमें तो बाहर निकलना है इस कंपनी से, वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर में आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ जो सब्सटेंशियल एक्विजिशन है वो इसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, इसका यही मतलब है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो आप प्रमोटर रख सकते हैं वो 75% रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक्विजिशन या होल्डिंग शेयर्स के लिए या वोटिंग राइट्स के लिए टारगेट कंपनी, ये जो एक्वायरर है इसको एक पब्लिक अनाउंसमेंट देनी है, ओपन ऑफर, ठीक है। और ये जो ऑब्लिगेशन है पब्लिक अनाउंसमेंट देने का, इसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्विजिशन। मतलब दो तरह से एक्विजिशन हो सकता है, एक तो होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे होता है? डायरेक्ट में तो उन्होंने देखो 25% का हमारा क्राइटेरिया, ठीक है, 25% ऑफ कैपिटलाइजेशन। उसके अलावा भी है प्रपोर्शन, एक तो नेट एसेट वैल्यू, जो नेट एसेट वैल्यू है टारगेट कंपनी की एज ए परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट वैल्यू ऑफ द एंटिटी और बिजनेस बीइंग एक्वायर्ड। तो जिस बिजनेस को आप एक्वायर कर रहे हो, अगर आप उसका 25% मतलब 25% से वो एक्वायर कर लेते हो तो वो आपका डायरेक्ट एक्विजिशन माना जाएगा। या प्रोपोर्शनेट सेल्स टर्नओवर ऑफ द टारगेट कंपनी एज ए परसेंटेज ऑफ द कंसोलिडेटेड सेल्स टर्नओवर ऑफ द एंटिटी और बिजनेस बीइंग एक्वायर्ड। भाई आपने ए ने बी कंपनी को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो टारगेट कंपनी की जो टर्नओवर है और दोनों की टर्नओवर मिला ली जाए ए और बी की, अगर ये एक्सीड हो जाएगी 25% तो वो टारगेट पूरा हो जाएगा। नेट एसेट वैल्यू ए कंपनी की मिला लीजिए जो एक्वायरर है और जो टारगेट कंपनी है, ठीक है। जो टारगेट कंपनी की जो नेट एसेट वैल्यू है डिवाइडेड बाय नेट एसेट वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्लस टारगेट कंपनी, 25% से एक्सीड हो गई तो ये ट्रिगर हो गया, ठीक है। तो नेट एसेट वैल्यू, सेल्स टर्नओवर या मार्केट कैपिटलाइजेशन, तीनों में से कोई भी हो सकता है। और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस पर होगा। ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मार्केट प्राइस का मैंने आपको पहले बता दिया, ये यहाँ पर होता है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इनटू प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और ये क्या पीरियड होगा इसमें? ये होगा फॉर ए पीरियड ऑफ 60 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द अर्लियर। ये 2 डेट इसमें होगी, तो 2 डेट से मतलब जो ये फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज 60 ट्रेडिंग डेज प्रीसीडिंग द अर्लियर ऑफ। एक तो ये है कि डेट ऑन विच द प्राइमरी एक्विजिशन इज कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है, जो डेट जहां पर उसने एक्विजिशन किया, एंड द डेट ऑन विच द इंटेंशन और द डिसीजन टू मेक द प्राइमरी एक्विजिशन इज अनाउंस्ड इन द पब्लिक डोमेन। मतलब उसको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है न्यूज़पेपर में, ठीक है, कि आई वांट टू एक्वायर द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, आई इंटेंड टू एक्वायर। तो वो चीज ये बताता है कि कहां से वो लिया जाएगा। भाई मार्केट जो डेटा लिया जाएगा, मार्केट प्राइस लोगे आप, कहां से लोगे? वो कहता है 60 डेज प्रीसीडिंग दीज डेट्स, ठीक है, जहां पर आपने पहली बार एक्वायर किया या यहाँ पर जब आपने जो है पब्लिक डोमेन में अपनी इंटेंशन डिस्क्लोज की, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और मान लीजिए आपने एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी ओपन ऑफर की, ठीक है, फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ ए टारगेट कंपनी इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 3, 4 और 5, तो उसमें डी लिस्टिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम ये लिस्टिंग और डी लिस्टिंग वाले देखें हैं तो उसके बाद में इन द इवेंट ऑफ द फेलियर ऑफ द डी लिस्टिंग ऑफर मेड बाय द एक्वायरर, अगर मान लो वो डी लिस्ट नहीं करवाना चाहता, ठीक है, वो क्या करेगा? विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द अनाउंसमेंट फाइल विद द बोर्ड ए ड्राफ्ट ऑफ द लेटर ऑफ, वो एक लेटर ऑफ ऑफर देगा, ठीक है। भाई पहली बात तो ये है कि वो लिस्ट नहीं रखना चाहता, उसको डी लिस्ट करवाना चाहता है, तो डी लिस्ट करवाना चाहेगा तो पब्लिक अनाउंसमेंट दे देगा ऑफर का, ठीक है। अगर वो मतलब डी लिस्ट नहीं करवाना चाहता तो उसके क्या करेगा कि बोर्ड को विद इन 5 वर्किंग डेज, जब विद इन द डेट ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट, एक लेटर ऑफ ऑफर देगा, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, कि भाई ये इस प्राइस पर मैं इतने शेयर्स इस कंपनी के एक्वायर करना चाहता हूँ। अब
एन एक्वायरर हु टुगेदर विद पर्सन्स एक्टिंग इन कंसर्ट विद हिम। कंसर्ट विद हिम का मतलब ये है कि वो अपने नाम से ले ले या जो उसके साथ जिसका रिलेशनशिप प्रूव हो जाए कि भाई इन सब लोगों ने मिलकर के ये किया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जहां उनको 25% या ज्यादा से, लेकिन जो मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक होल्डिंग है, ठीक है ना, लेकिन उससे कम है, तो उस केस में क्या होगा कि वॉलंटरीली पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रिगर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो टेक ओवर हो रहा है बेसिकली। तो ये मतलब एक्विजिशन नहीं माना जा रहा। ठीक है, तो जहां पर ये क्लॉज ट्रिगर नहीं हो रही, सब्सटैंशियल 25% की नहीं हो रही, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो एक वॉलंटरीली पब्लिक अनाउंसमेंट कर सकता है। And when an acquirer or any person acting in concert with him has acquired shares of the target company, अब मान लीजिए पिछले 52 हफ्तों में उन्होंने क्या किया कि धीरे 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 उस कंपनी के शेयर लेते रहे, ठीक है, लेकिन उन पे ऑब्लिगेशन नहीं आया पब्लिक अनाउंसमेंट का, क्योंकि वो 25% वाले में फाल नहीं होते। तो वो क्या करेंगे, ही विल नॉट बी एलिजिबल टू वॉलंटरीली मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है। तो वो ये पब्लिक अनाउंसमेंट भी नहीं कर सकते, मतलब इसको कहते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन। उसके बाद में एन एक्वायरर हुए मेड ए पब्लिक अनाउंसमेंट। अब मान लीजिए आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है, तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो है ये एक्वायर करने पड़ेंगे शेयर्स। और कोई भी आदमी जो विलफुल डिफॉल्टर है वो पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। विलफुल डिफॉल्टर हमने पहले बता दिया, विलफुल डिफॉल्टर एज पर आरबीआई रेगुलेशंस होता है जिसके पास पैसे हैं लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, तो विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट जारी करते रहते हैं। The open offer for acquiring shares to be made by the acquirer shall be for at least 26% of total shares, ठीक है, तो 25% से एक्सीड करना उसको, तो कम से कम 26% के लिए वो ओपन ऑफर देगा, ठीक है, 10 दिन के लिए ओपन रखेगा उस ऑफर को, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि क्या पार्टली पेड शेयर्स भी जो है वो ओपन ऑफर में आ सकते हैं, तो पार्टली पेड शेयर्स भी आ सकते हैं। और जो ऑफर प्राइस है फॉर पार्टली पेड शेयर्स, उसमें क्या होगा भाई, जो ऑफर प्राइस है और जो अमाउंट ड्यू है टुवर्ड्स कॉल्स इन एरियर्स इंक्लूडिंग कॉल्स रिमेनिंग अनपेड विद इंटरेस्ट इफ एनी। तो वो जो मान लो वो कहे भाई मैं तो ये शेयर्स 100 रुपए पर लेना चाहता हूँ, ठीक है ना, 50 रुपए ऑलरेडी पेड है, तो जो 50 रुपए दे करके वो कर सकता है इस तरह से। वो कह देगा भाई मैंने 50 तो पहले ही दे रखे हैं। कंडीशनल ऑफर, कंडीशनल ऑफर क्या है, एन ऑफर इन विच द एक्वायरर हैज स्टिपुलेटेड ए मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो उसमें ये मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस देता है कि भैया कम से कम इतने जो है इतने का तो मैं लॉट लूंगा कम से कम, ठीक है। एन ओपन ऑफर इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट ओपन फॉर, ये जो इशू ऑफ कैपिटल है वहां पर भी ये कंडीशनल ऑफर या मिनिमम लॉट की स्पेसिफिकेशंस आती हैं, वहां भी हम पढ़ेंगे। एन ओपन ऑफर इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट ओपन, 10 दिन के लिए ओपन रखना पड़ेगा। उसके बाद में एक आदमी ने मान लो अपने शेयर टेंडर कर दिए ओपन ऑफर में, क्या वो विड्रॉ कर सकता है? नहीं, विड्रॉ नहीं कर सकता। उसके बाद में जो मैनेजर है टू दी ओपन ऑफर, ठीक है, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस है? एक तो ये है कि जो एक्वायरर ने जो भी ऑफर दिया है ही इज एबल टू इम्प्लीमेंट दी ओपन ऑफर, और दूसरा टू एंश्योर दैट द एक्वायरर हैव मेड फर्म अरेंजमेंट फॉर फंड्स थ्रू वेरीफाइबल मींस टू मीट द पेमेंट ऑब्लिगेशंस अंडर द ओपन ऑफर। तो वो ये है कि उसने फर्म अरेंजमेंट किए हैं फॉर फंड्स थ्रू वेरीफाइबल मींस, ठीक है, उसका कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है, तो ये थ्रू वेरीफाइबल मींस जो उसने पेमेंट ऑब्लिगेशन को वो मीट करेगा, ये मैनेजर को इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पहले ही हो गया हमारा लोडर वाला, तो है ना, उससे आगे देखते हैं। ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन भी हो गया हमारा। ये डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग वाला मैंने आपको पहले भी एक बार करवा दिया था, ठीक है। डीलिस्टिंग का लास्ट, ये जो पीपीटी है हमारी, इसके लास्ट में हमने पहले वहीं चलते हैं, तो उसमें हमने पूरे चार्ट से समझा रखा है कि डीलिस्टिंग होती कैसे है। चलिए लास्ट में चलते हैं। ये दो तरह से डीलिस्टिंग होती है, एक तो होती है वॉलंटरी विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी, और एक होती है विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी। विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी तो तब होती है 4 स्टॉक एक्सचेंजेस, मैं जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि पहले भी बता चुका है, ये सिर्फ 1-2 लोग जो नए आए हैं उनको थोड़ा हो सकता है अभी नहीं ये उन्होंने देखी होंगे स्लाइड्स।
तो विदाउट एग्जिट में क्या होता है, 4 स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, 4 में से 2 में से डीलिस्ट होना चाहती है, 2 में रहेगी, तो विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी जा सकती है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास कीजिए, पब्लिक अनाउंसमेंट दीजिए, ठीक है, एक इंग्लिश में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, ठीक है, और कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई कर देगी, तो स्टॉक एक्सचेंज 30 दिन के अंदर उसका डिस्पोजल कर देगा, या तो परमिशन दे देगा या नहीं देगा, ठीक है, परमिशन दे देगा तो एजीएम में बता दीजिए, और अगर डिनाई कर दी तो जैसा है वैसा चलता रहेगा। विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि सारे स्टॉक एक्सचेंजेस से डीलिस्ट करना चाहते हैं, तो जब सारे स्टॉक एक्सचेंजेस से डीलिस्ट करना चाहते हैं तो बोर्ड अप्रूवल के अलावा आपको एक टाइम देना पड़ेगा और एक डेट देनी पड़ेगी शेयर होल्डर मीटिंग। उसके बाद में ये जो कंपनी सेक्रेटरी है वो क्या करेगा, एक ड्राफ्ट बनाएगा और नोटिस भेजेगा शेयर होल्डर्स को, फिर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेगा बाय स्पेशल रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट, ठीक है, मेक एन एप्लीकेशन, फिर स्टॉक एक्सचेंज को इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन देगा कि भाई हम ये जो है डीलिस्ट करवाना चाहते हैं, और फिर पब्लिक अनाउंसमेंट होगी इंग्लिश, हिंदी और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, और फिर ये लेटर ऑफ ऑफर देगा शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ये ऑफर मिनिमम 5 दिन के लिए खुला रखना पड़ेगा, और मिनिमम आफ्टर 3 डेज और मैक्सिमम आफ्टर 5 डेज क्लोजिंग ऑफ ऑफर। वेरिफिकेशन होगी 10 दिन के अंदर, और एप्लीकेशन होगी विद इन 1 ईयर ऑफ ऑब्टेनिंग द अप्रूवल। ये इसमें कितने कितने शेयर मिनिमम एक्वायर करने पड़ेंगे, ये पूरा चार्ट बनाया हुआ मैंने। एक तो 90% ऑफ ऑफर साइज, जो भी आपका ऑफर साइज है उसका मिनिमम नंबर आपको कितने एक्वायर करने, एक या तो 90% ऑफ ऑफर साइज, या एग्रीगेट ऑफ प्री ऑफर प्रमोटर होल्डिंग प्लस 50% ऑफ ऑफर साइज विच एवर इज हायर, ये लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, उसमें जो प्रमोटर होल्डिंग पहले केस में क्या है कि 20%, ठीक है, और तो इसका जब 20% इसके पास है तो इसका मतलब पब्लिक के पास 80,000 है, ठीक है ना, तो 90% ऑफ ऑफर साइज कितना होगा, 80 का 90%, तो 72 हो गया, तो 72 ये, तो 72 तो एक कैलकुलेशन हो गई, 90% ऑफ ऑफर साइज हो गया एक 72, और दूसरा है एग्रीगेट ऑफ प्री ऑफर कितना था, प्लस प्रमोटर होल्डिंग प्लस 50% ऑफ ऑफर साइज है अपना 80 का 50% हो गया 40, और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 20, तो 62 इधर हो गए, 72 हो गई, विच एवर इज हायर, तो 62 या 72 में से 72 हायर है, तो ये हो गया। दूसरा केस ये है कि प्रमोटर होल्डिंग 70,000 है और पब्लिक होल्डिंग 30,000 है, तो 90% ऑफ ऑफर साइज इसमें, पब्लिक होल्डिंग का जो 30,000 है उसका 90% 27,000 हो गया, और एग्रीगेट जो है प्रमोटर होल्डिंग की है 70 प्लस आपका 50% ऑफ ऑफर साइज, 50% ऑफ 30,000 मतलब 15,000, ठीक है ना। तो अब ये इसमें से देखना पड़ेगा 27 और 85, तो 85 ज्यादा है, तो ये करना पड़ेगा, ये है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। फिर कंपलसरी डीलिस्टिंग कैसे होगी, कंपलसरी डीलिस्टिंग होगी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, मार्केट अब्यूज कर दिया, फीस नहीं पेमेंट की, या मान लीजिए कोई ऐसा आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया जिसमें पनिशमेंट ही डीलिस्टिंग है, या कोर्ट के ऑर्डर, या आपकी थिनली ट्रेडेड कंपनी है, आपकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ रुपए से या उससे कम है, या आपके शेयर से ट्रेड नहीं हुए लास्ट 1 ईयर, ठीक है, तो या जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग है वो लेस देन और इक्वल टू 300 है, तो उस केस में भी आपकी कंपलसरी डीलिस्टिंग हो सकती है। उसके बाद में अब आपके एक कंपनी एक बार डीलिस्ट हो गई तो दोबारा कैसे लिस्ट होगी, तो अगर वॉलंटरी डीलिस्ट करवाया था आपने तो कम से कम 5 साल का पीरियड है, अगर कंपलसरी डीलिस्ट हुई थी आपकी कंपनी, अगर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हुई तो 10 साल से पहले दोबारा लिस्ट नहीं हो सकती, और अगर थिन ट्रेडिंग की वजह से हुई थी तो 5 साल से पहले दोबारा लिस्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये लिस्टिंग से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, ये चार्ट के थ्रू आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, वहां के बजाय उसको आप पढ़ लीजिएगा, आगे देखते हैं। ये तो हमने कर लिया, ठीक है जी। ये डीलिस्टिंग में वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको पीछे समझा दी, यहाँ हो सकता है दिक्कत भी आए, वहां तो जल्दी समझ में आ जाए। तो ये तो सिक्योरिटाइजेशन ये तो हो ही गया हमारा, सरफेसी एक्ट तो सब हम कर चुके हैं, तो हमने कंप्लीट कर लिया सेबी। देखो डीलिस्टिंग हमने कर ही लिया, ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन हमने कल भी बता दिया था, आज भी बता दिया थोड़ा सा, ये लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस भी हो ही गए हमारे। और एक कौन सा रह गया हमारा, फिर इशू ऑफ कैपिटल रह गया क्या, सब्सटेंशियल एक्विजिशन हो गया, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस हो गया, इशू ऑफ कैपिटल रह गया,
कोई नहीं, इशू ऑफ कैपिटल करते हैं। इसमें इशू ऑफ कैपिटल बना ही रखा क्या? चलो कोई बात नहीं, इसको यहाँ से बंद करके ये आ गया जी। अब इसमें क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि इसमें सेबी गाइडलाइंस है इशू ऑफ कैपिटल पर। ये है जी हमारा इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। वो था लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर, ये आईसीडीआर है। वो था एलओडीआर। अब इसमें क्या है, इसमें अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये है कि पब्लिक इशू कवर होगा इसमें, एक होगा राइट्स इशू एग्जिस्टिंग कंपनी का, एक बोनस इशू होगा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिट रिसीट्स जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स हैं एंड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, और इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय स्मॉल एंड मीडियम एसएमई। तो ये चीजें इसमें कवर होती है। अब आइए, अब ये जो कोई भी लिस्टेड कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में, उसमें कम से कम ये जो है 25% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग पब्लिक की होनी चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि प्रमोटर जो है 75% से ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है। और ये जो प्राइसिंग होगी ये होगी बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बेस पे, ठीक है। और एटलीस्ट 75% ऑफ द इशू साइज मस्ट बी अलॉटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स। अब एक बुक बिल्डिंग रूट है और एक है फिक्स्ड प्राइस रूट, ठीक है। अब बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है? बुक बिल्डिंग में हमने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि वो आपको प्राइस नहीं बताते कि भाई कितना प्राइस में आपने जो है सब्सक्राइब करना है। वो आपको एक प्राइस बैंड दे देते हैं। तो प्राइस बैंड के हिसाब से आप क्या करते हो कि अपनी ऑफर देते हो कि जी मैं इतने, वो लॉट साइज आपको दे देते हैं कि भाई ये लॉट साइज होगा, और आप अपना प्राइस उसमें दे देते हैं कि जी हम इतने पर खरीदना चाहते हैं। जैसे वो प्राइस बैंड देते हैं भाई 70 रुपए से लेके 100 रुपए तक। तो ये चीजें हैं इसमें। और एक फिक्स्ड ऑफर फिक्स्ड प्राइस रूट होता है, इसमें वो भैया ये 100 रुपए का शेयर है, ये इस तरह से। तो दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपको 75% जो है आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स को ही देना है सपोज, ठीक है भाई। 25% तो जो है 25% शेयर होल्डिंग तो पब्लिक की है ही, ठीक है। अगर आप मान लो 75% इशू प्राइस जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को देना चाहते हो तो अंडरराइटिंग की जरूरत ही नहीं है फिर तो आपको, तो पूरा ही सब्सक्राइब हो गया ना आपका। आगे देखते हैं। अब इसमें एक तो ये है कि एक तो ये देखना पड़ता है इसमें पास्ट ट्रैक कैसा है आपका। तो पास्ट ट्रैक में ये है कि आपके, एक तो ये है कि जो भी पीरियड हम काउंट करेंगे वो 12 महीने का होना चाहिए, ठीक है। तो जो नेट टेंजिबल एसेट्स हैं आपके, ये 3 करोड़ कम से कम होने चाहिए इन प्रीसीडिंग 3 इयर्स, ठीक है। अब नेट टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या चीज आ जाती है आपकी? नेट टेंजिबल एसेट्स में आपकी गुडविल नहीं आती, ठीक है। तो गुडविल छोड़ करके जो भी आपके टेंजिबल एसेट्स हैं वो कम से कम 3 करोड़ के होने चाहिए इन प्रीसीडिंग 3 इयर्स ऑफ 12 मंथ्स ईच, ठीक है। जो मॉनिटरी एसेट्स हैं आपके, वो कम से कम आपके जो है मॉनिटरी एसेट्स 50% या उससे कम होने चाहिए। 50% से ज्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते मॉनिटरी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये सिग्निफिकेंस है भैया, ऐसा है, आप पब्लिक इशू में जा रहे हो, ये हम पढ़ के आ रहे हैं इशू ऑफ कैपिटल, ठीक है, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। आपके पास 50% पहले से ही जो है कैश में पड़ा हुआ है, 50% से ज्यादा, ठीक है ना। तो मॉनिटरी एसेट्स में क्या क्या आएगा? कैश आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा,
इन्वेंट्री आ जाएगी, डेटर्स रिसीवेबल आ जाएंगे। तो ये सारे जो भी आपके जो मॉनेटरी एसेट्स हैं ये 50% या उससे कम में होने चाहिए। उसके अगर आपने कोई फर्म कमिटमेंट कर रखी है तो वो उसमें से एक्सक्लूड हो जाती है। जैसे मान लो आपने मॉनेटरी एसेट्स तो आपके हो सकता है 50% से ज्यादा हो, तो लेकिन अगर आपने कोई फर्म कमिटमेंट कर रखी है उसकी कि भाई आपने कोई एडवांस देना है या कुछ है, कोई आपके पास प्रूफ है, तो उस केस में वो चीज वहां से एक्सक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो दो बातें, नेट टेंजिबल में गुडविल नहीं आएगी, मॉनेटरी एसेट्स में आपके जो है कैश आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, ये डेटर्स वगैरह आ जाएंगे, सब चीजें। और 50% से ज्यादा आप मॉनेटरी एसेट्स में होल्ड नहीं कर सकते। अगर 50% से ज्यादा होल्डिंग है आपकी तो आपको फर्म कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपका ये 15 करोड़ होना चाहिए इन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, आउट ऑफ टोटल ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर्स ऑफ 12 मंथ्स ईच। ठीक है, आपके 5 साल हैं। ठीक है, तो 5 सालों में आपको क्या है कि कम से कम 15 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। और दूसरी बात और भी है, इसमें लॉस किसी साल में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा है, वो 15 करोड़ का मतलब क्या हो गया, कम से कम जो है पिछले 3 सालों में 45 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए आपका। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि भाई 2 साल में तो 60 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, 1 करोड़ में 15 करोड़ का लॉस हो गया, नहीं, तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन लॉस नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद में नेटवर्थ। नेटवर्थ आपकी 1 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए इन प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स। ठीक है, सब जगह वो 12 महीने की कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा, उसके बाद में ये जो प्रपोज्ड इशू है प्लस जो प्रीवियस इशू है इन द सेम फंड, अगर मान लो 1 साल में आप 2 इशू लेकर के आ गए, ठीक है, तो आपका ये जो दोनों इशू मिला करके ये जो नेटवर्थ थी आपकी पिछली बैलेंस शीट डेट में, उसका 5 गुने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 5 टाइम्स। ये है जितनी भी आपकी नेटवर्थ थी उसके 5 टाइम्स से ज्यादा नहीं हो सकता प्रपोज्ड इशू प्लस प्रीवियस इशू, अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर में है। और मान लीजिए आपने चेंज किया है इन लास्ट 1 ईयर, तो कम से कम जो 50% रेवेन्यू है वो आना चाहिए जो एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय द न्यू नेम। मान लीजिए आपने नए में कुछ आपने नाम ऐसा दे दिया जिससे ये हिंट होता है भाई ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, या कोई शुगर कंपनी है, तो उस एक्टिविटी से 50% रेवेन्यू आना चाहिए अगर आपने नाम चेंज किया है तो। ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज है कम से कम 1000 होनी चाहिए, 1000 या उससे ज्यादा। हालांकि सेबी इस कंडीशन को रिलैक्स कर सकता है। तो क्रेडिट एजेंसी जरूरी है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, एंड नो पेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स बी एग्जिस्टिंग। अगर मान लो आपके पास कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उसकी कोई पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मान लो आपके पास कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, ठीक है ना, तो उसका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। ये पास्ट ट्रैक की कुछ कंडीशंस है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके आगे ये बताता है कि यहाँ पर जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है 2 करोड़ की, प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़, पेटेंट्स 2 करोड़, ट्रेड रिसीवेबल 6 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1। ठीक है, तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 11 और 1 12 हो गए। टोटल टेंजिबल एसेट्स हमारे 10 के हो गए। 10 के क्यों हो गए? क्योंकि 2 करोड़ के हमारे ये पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पर राइट्स होते हैं, इसका कोई टेंजिबल एसेट तो है नहीं। तो अब ये जो परसेंटेज ऑफ मॉनेटरी एसेट्स है, परसेंटेज ऑफ मॉनेटरी एसेट्स हमारी कितनी हो गई हमारी इसमें, ये हो गई 6/10। तो परसेंटेज ऑफ मॉनेटरी एसेट्स हमारी हो गई 60%। तो ये 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकते हमारे मॉनेटरी एसेट्स। कैश को पता नहीं क्यों नहीं लिया, हो सकता है पिछली, अब जो लेटेस्ट है उसमें तो कैश को भी लेते हैं बीच में, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है इसमें भी ना 2 इश्यूज है। एक तो ये जो ICDR है ना, ये है 2009 के, और एक बाद में आ गए हैं, ये है 2018 के। तो मैंने तो एक्चुअली 2018 वाले स्टडी किए हुए हैं, क्योंकि आपका ये सिलेबस भी चेंज होने वाला है और अगली बार ये सितंबर के बाद शायद 2018 वाले आ जाएंगे, तो वहां पर जो है उसमें तो कैश भी शामिल है। ये 2009 में शायद कैश शामिल नहीं होगा, आई हैव टू चेक। फिर उसके बाद में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए कम से कम 90% ऑफ द ऑफर साइज, 90% या उससे ज्यादा की मिनिमम सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, अदरवाइज आपको रिफंड करना पड़ेगा। रिफंड करना पड़ेगा
आपको होल अमाउंट विद इन 15 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू इफ द इशू इज नॉट अंडर रिटन। ये हमने जो कंपनीज एक्ट वाली स्लाइड है वहां पर भी कवर किया हुआ है कि आपको 15, अगर इशू अंडर रिटन नहीं है तो 15 दिन के अंदर वापस करना है, और अगर इशू अंडर रिटन है तो विद इन 70 days ऑफ द क्लोजर ऑफ द इशू आपको वापस करना है। फिर ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं ये कौन है? ठीक है, ये सारे इस तरह से हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, वेंचर कैपिटल फंड हैं, ये सारे चीज। ठीक है, एफपीआई है, पीएफआई है, एससीबी है, डीएफआई है, एसआईडीसी, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड विद कॉर्पस ग्रेटर देन 25 करोड़ एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल दे दिया इन्होंने, द कंपनी वांट्स टू मेक ए पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स टू रेज 20 करोड़ बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम। ठीक है, अब एक कंपनी जो है पब्लिक इशू करना चाहती है, 20 करोड़ रुपए रेज करने हैं उसने बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस द कंपनी हैज प्रिपेयर्ड इट्स अकाउंट्स फॉर 12 months ended 31st December showing segment wise revenue which reveals that revenue from chemical segment is more than the revenue from engineering segment। ठीक है, तो ये बताती है कि जो केमिकल सेगमेंट का रेवेन्यू है वो ज्यादा है इंजीनियरिंग सेगमेंट के रेवेन्यू के मुकाबले। अब ये कहते हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द रेलेवेंट गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी एंड योर कंक्लूजन वेदर द कंपनी कैन मेक द डिजायर्ड इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बेस्ड ऑन द फैक्ट्स अबाउट। ठीक है, और इसने फैक्ट्स दे दिए कि द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड सो फार बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट्स अर्न्ड सो फार द मैनेजमेंट कुड हैव डिक्लेयर्ड द डिविडेंड। तो एक तो ये है कि मैंने प्रॉफिट कोई डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है ना, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती थी। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया? इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हो गया कि लॉस तो नहीं है कम से कम। ठीक है ना, नेम ऑफ द कंपनी वाज चेंज, नेम ऑफ द कंपनी वाज चेंज फ्रॉम स्टार इंजीनियरिंग टू इट्स प्रेजेंट नेम। अब कंपनी का नाम क्या हो गया? और स्टार इंजीनियरिंग पहले नाम था। ठीक है, और अब ये जो केमिकल सेगमेंट से रेवेन्यू है ये ज्यादा हो गया इंजीनियरिंग से। पहले इंजीनियरिंग पहले नाम से लग रहा था इंजीनियरिंग कंपनी है, ठीक है, और अब जो है अब ये कुछ नाम और चेंज हो गया, बताया नहीं उन्होंने नाम क्या है, लेकिन ये है कि अब ये कह रहा है कि केमिकल सेगमेंट से रेवेन्यू ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि मोर देन 50% हो गया। भाई दो ही सेगमेंट है, जब दो सेगमेंट में हम कहेंगे भाई एक का रेवेन्यू ज्यादा है दूसरे का कम है, तो इसका मतलब उसका 50% से ज्यादा ही हो गया ना नेचुरली। ठीक है, तो ये कई बार इनडायरेक्ट। और कंपनी टर्नओवर जो है, कंपनी टर्नओवर इतनी थी, 20 करोड़, 30 करोड़ और 35 करोड़। तो उस केस में ये, इसको आप एग्जांपल को सॉल्व करके देखिएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है आपको? इसका जवाब आपको यहां मिलेगा। इसके पीछे भी कुछ छुप गया लगता है, चलो बाद में देखते हैं, इसको कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब कुछ कुछ चीजें इनको डिस्क्लोज करने जरूरी है इश्यूअर को। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया इश्यूअर, ठीक है, तो इश्यूअर में कंपनी नहीं वर्ड यूज करते। ये यहाँ पर ये जो भी सेबी रेगुलेशन है वहां पर वर्ड इश्यूअर यूज करते हैं। तो इश्यूअर कैन रिलेट टू ए कंपनी एज वेल एज टू ए बॉडी कॉर्पोरेट। तो इश्यूअर जो है मैंडेटरीली विल डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन द ऑफर। उसको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? एक तो जो इश्यू प्राइस पर शेयर है इज एक्स टाइम ऑफ द फेस वैल्यू पर शेयर। तो जो फेस वैल्यू है उसके कितने गुना है वो जो इशू प्राइस है, ये बताना पड़ेगा। एंड सेबी हैज क्लैरिफाइड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्सिंग फेस वैल्यू पर शेयर शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट। और जो फेस वैल्यू फिक्स करने की बात है वो गवर्नमेंट कंपनी पर लागू नहीं होगी। जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है या कॉर्पोरेशन है जैसे एनटीपीसी वगैरह, इन पर लागू नहीं होगी। एनी स्पेशल पर्पस व्हीकल विच इज एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो उनके लिए ये जो है रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्सिंग फेस वैल्यू लागू नहीं होगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं।
उसके बाद यहाँ आती है प्राइस बैंड। अब प्राइस बैंड में मैंने आपको बताया कि दो चीजें हैं, एक तो होगा फ्लोर प्राइस, ठीक है, और एक होगा कैप प्राइस हमारा, ठीक है। और जो लोअर रेंज है ऑफ सच प्राइस बैंड इज नोन एज द फ्लोर प्राइस एंड द अपर रेंज इज नोन एज द कैप प्राइस, ठीक है। अब एक तो जो कैप है, मतलब जैसे मान लो भाई वो एक प्राइस बैंड देते हैं, तो प्राइस बैंड में क्या होता है कि भाई आपका 100 रुपए से 120 रुपए तक, ठीक है। एक तो फ्लोर प्राइस हो गया जो मिनिमम है, ठीक है, और एक कैप प्राइस हो गया। दोनों के बीच में 20% से ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता, तो प्राइस बैंड देंगे 100 to 120, ठीक है। और जो फ्लोर प्राइस है इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फेस वैल्यू, ठीक है। तो फ्लोर प्राइस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फेस वैल्यू, मतलब फ्लोर प्राइस आपका फेस वैल्यू से कम नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब होगा कि आप वो तो डिस्काउंट पे इश्यू हो गए ना भाई, फेस वैल्यू ही मान लो आपके शेयर की 10 है और आप फ्लोर प्राइस दे रहे हो 9 रुपए, तो इश्यू ऑफ शेयर से डिस्काउंट हो गया, उससे कम पर नहीं दे सकते। और जो मैक्सिमम कैपिंग है प्राइस बैंड वाली, वो उसमें दो में जो फर्क है वो 20% से ज्यादा नहीं हो सकता फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस। फ्लोर प्राइस मान लो आपका 100 है तो कैप प्राइस आपका मैक्सिमम 120 हो सकता है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। ये इन्होंने एक दे दिया एग्जांपल, इसमें को खोल दो। चलिए आगे चलते, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब अनाउंसमेंट जो है आपको प्राइस के बारे में कैसे अनाउंसमेंट करनी है, या तो आप प्रोस्पेक्टस में अनाउंस करेंगे या ऑफर डॉक्यूमेंट में अनाउंस करेंगे, ठीक है। या फिर क्या होगा, प्राइस शैल बी फिजिकली अनाउंस्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। अब आईपीओ के केस में एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर, ठीक है। आप फिजिकली भी अनाउंस कर सकते हो, या तो प्रोस्पेक्टस में लिख दो या ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख दो। या फिर ये है कि कई बार प्रोस्पेक्टस या जो ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें प्राइस नहीं लिखा जाता, तो आईपीओ के केस में क्या है, 5 दिन पहले आपको बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर आप प्राइस पब्लिकली अनाउंस कर सकते हो, फिजिकली अनाउंस कर सकते हो, ठीक है। और जो फर्दर पब्लिक ऑफर है, जो इनिशियल ऑफर नहीं है, उसमें कम से कम 1 वर्किंग डे बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर अब ये डिफरेंशियल प्राइसिंग की बात आती है। डिफरेंशियल प्राइसिंग में क्या होता है कि दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो होते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और एक होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंकर इन्वेस्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं काफी, ठीक है। तो इनको जो है, जो दूसरे को प्राइस दिया है उससे कम पे एंकर इन्वेस्टर को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो जो दूसरों को प्राइस दिया है उस कम से कम उतना प्राइस तो इनसे लेना ही पड़ेगा एंकर इन्वेस्टर से। द इशू प्राइस शैल नॉट बी लोअर देन द प्राइस बीइंग ऑफर्ड टू अस। जो दूसरों को प्राइस दे रहे हो उससे कम पे आप एंकर इन्वेस्टर से पैसा नहीं ले सकते। और जहां तक रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात है, तो ये जो प्राइस ऑफ शेयर्स कैन बी लोअर देन द प्राइस ऑफर्ड टू अस, इनमें जो बाकियों को जो ऑफर दिया है उससे कम पर ऑफर किया जा सकता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, ठीक है। However, such difference cannot be more than 10% of the price under lot. इसमें मतलब 10% तक कम किया जा सकता है इन केस ऑफ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। वो किस लिए किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी का बेस वाइड हो सके, ठीक है। अब कंडीशन क्या है प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन की? अब एक तो ये है कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन उनको कितना करना पड़ेगा। मिनिमम कंट्रीब्यूशन वैसे 20% करना पड़ेगा इन पोस्ट इश्यू कैपिटल, ठीक है। पोस्ट इश्यू कैपिटल में इसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन 20% होगा, ठीक है जी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 5 करोड़ है, ठीक है, और जो आईपीओ आ रहा है वो 8 करोड़ का आ रहा है, ठीक है। और ये जो आपकी पेड अप कैपिटल थी बिफोर दिस आईपीओ 22 करोड़ थी, ठीक है। तो 22 करोड़ ये थी, आपका नया ऑफर 8 करोड़ का आ रहा है, ठीक है। और आपके जो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है बिफोर दिस आईपीओ वो 5 करोड़ है, ठीक है।
तो अब आप ये बताइए कि प्रोमोटर को कितना लगाना पड़ेगा इसमें 20% की कंडीशन के हिसाब से। भाई 22 पहले था, 8 करोड़ नया पब्लिक ऑफर, तो 30 करोड़ हो गया। 30 करोड़ में मिनिमम 20% इसको लगाना है, तो 6 करोड़ लगाना है। 5 करोड़ उसके बाद पहले से है, तो उसको ये जो नया ऑफर आ रहा है इसमें कम से कम 1 करोड़ लगाना। ठीक है, इस तरह से वर्किंग चलती है। उसके बाद में जो लॉक इन, अब लगा तो दिया प्रमोटर ने पैसा, मान लीजिए आज लगा दिया, कल दोबारा भाग गए, नहीं, कम से कम 3 साल रखना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, और 1 साल रखना पड़ेगा इन एक्सेस ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ओवर मिनिमम कंट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि भाई 22 करोड़ रुपए की पेड अप, आप पेन और पेंसिल अगर रखेंगे ना तो जल्दी ज्यादा चीजें समझ में आती है, अगर बोल या फिर आप रिकॉर्डिंग में सुन पाएंगे। तो 22 करोड़ रुपए आपकी प्री आईपीओ थी। ठीक है, 8 करोड़ का आपका आईपीओ आ गया, 30 करोड़ हो गए। अब आपके पास, प्रमोटर के पास थे पहले थे 5 करोड़ के। ठीक है, तो उसको मिनिमम तो 1 करोड़ लगाना है, लेकिन मान ऐसा भी तो हो सकता है वो 2 करोड़ लगा दे या वो 3 करोड़ लगा दे। अगर मान लो जो मिनिमम से ऊपर उसने लगाया वो 1 साल तक रखना पड़े। ठीक है, जो मिनिमम है वो 3 साल तक। ठीक है, ये है इन एक्सेस ओवर मिनिमम की बात। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि ये कहता है सिक्योरिटी इज एक्वायर्ड एट ए लोअर प्राइस बिफोर मेकिंग आईपीओ। अगर मान लीजिए कि आईपीओ आने से पहले ही उसने बाजार में से वो सिक्योरिटीज कम प्राइस पर खरीद ली। भाई ऑफर आया 100 रुपए पे, उसको पहले से ही पता था, पहले प्राइस गिरा करके उसने वो सिक्योरिटी बाजार से 80 में ही खरीद ली। ठीक है, वो क्या करेगा कि ही विल ब्रिंग इन द डिफरेंशियल अमाउंट एट द टाइम ऑफ आईपीओ टुवर्ड्स इट्स कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी। ठीक है, वो डिफरेंशियल अमाउंट लेकर के आएगा। ठीक है, तो उसको कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का एडवांटेज नहीं हो सकता। ये प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन की बात है। ठीक है, अगर उसने आईपीओ आने से पहले ही मार्केट से उठा ली कोई सिक्योरिटीज, भाई वो कहेगा मेरा तो 20% हो गया। ठीक है ना, वो 20% कंडीशन के लिए अपना यहां से पूरा दिखा देगा। वो कह रहे हैं भैया अगर ऐसे करना है तो आप जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो भी लेके आओ। तो अब ये जैसे प्री इशू था, प्री इशू 5 करोड़ का था। पोस्ट इशू कैपिटल आपने जो आईपीओ है वो 95 करोड़ का आ गया, 100 करोड़ हो गई, तो मिनिमम आपकी शेयर होल्डिंग 20 करोड़ की है। ठीक है, तो ये 20 करोड़ आपको कब तक? 3 साल तक रखना पड़ेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा और ऐड कर दें। अगर मान लो जो प्रोमोटर है उसने मिनिमम से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया, तो वो ज्यादा वाला 1 साल के अंदर ले जा सकता है। ठीक है, जो मिनिमम है वो 3 साल तक। ये वही चीज है जो मैंने आपको बता दी 1 ईयर और 3 इयर्स वाली। आगे चलते हैं। अब ये पोस्ट इश्यू शेयर होल्डिंग बाई प्रोमोटर मान लीजिए लेस देन 10% है। ठीक है, अब ये कह रहा है सिक्योरिटीज इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कौन सी सिक्योरिटीज ऐसी हैं जो कि जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में 20% का देखा, जिनके लिए वो इनएलिजिबल है? कौन सी सिक्योरिटीज? एक तो ये है कि एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बहुत सारी कंपनीज में हम देखते हैं कि इशू ऑफ कैपिटल है ना, फॉर कैश एंड वैल्यू रिसीव फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है, तो उसके अपने एसेट्स के बदले में उनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, वो होते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, या बोनस इशू इसमें एक्सक्लूड होंगे। एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एक्सक्लूड होंगे। एक्वायर्ड बाय प्रोमोटर्स एंड एआईएफ्स इन लास्ट 1 ईयर एट ए प्राइस which is less than the price at which offered to public in the IPO, तो वो भी इसमें से इनएलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो आईपीओ में जो प्राइस दे रहे हैं उससे कम पर प्रोमोटर को अलॉट हो गई लास्ट 1 ईयर में। ठीक है, या कोई सिक्योरिटीज प्लेज्ड है विद एनी क्रेडिटर, तो वो भी इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये है बेसिक बात। आगे देखते हैं। राइट इशू कैसे होगा? राइट इशू बाई एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब कंपनी ने मतलब राइट इशू लाना है। ठीक है जी, तो राइट इशू लाने के लिए क्या करना है कि कोई राइट इशू जो है, नो राइट इशू कैन बी मेड पेंडिंग कन्वर्जन ऑफ एनी डेट। अगर मान लीजिए आपके कोई भी जैसे कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है, अगर उनका कन्वर्जन बाकी है तो आप राइट इशू नहीं ला सकते अनलेस सेम बेनिफिट इज रिजर्व्ड फॉर देम। भाई ऐसा है, आपने जो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स इशू किए थे उनको ये कहा था भैया ऐसे ये आपके तो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनके लिए भी ये राइट इशू लाना पड़ेगा।
ठीक है ना, उनको भी तो अभी वो भी तो इक्विटी शेयर्स बनने वाले थे ना, तो राइट इशू नहीं ला सकते जब तक वो कन्वर्जन वाला बेनिफिट उनके लिए भी रिजर्व नहीं किया जाए। ठीक है, जो लेटर ऑफ ऑफर है इट इज टू बी डिस्पैच टू ईच एंड एवरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विद द नेसेसरी डिटेल्स। तो हर एक शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उसको देना पड़ेगा। एंड इफ द लेटर ऑफ ऑफर इज नॉट रिसीव्ड बाय देम देन ही शी कैन अप्लाई ऑन अ प्लेन पेपर। तो वो अगर उसको ऑफर लेटर नहीं मिला तो वो प्लेन पेपर पे भी अप्लाई कर सकता है। आगे देखते हैं, राइट इशू बाय एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी। अब इसमें क्या है, एक तो ये है कि एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिक नोटिस से जाएगी, ठीक है, किन किन में जाएगी, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल। और टाइम पीरियड कितने इशू तक, मिनिमम पीरियड 15 डेज है, मैक्सिमम पीरियड 30 डेज, इतने देर तक इशू ओपन रखना पड़ेगा। अब आता है बोनस इशू। बोनस इशू के लिए क्या क्या कंडीशंस है, जो एग्जिस्टिंग लिमिटेड कंपनीज हैं तो ये कंडीशन उनको फुलफिल करनी पड़ेंगी। एक तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दे मस्ट परमिट, तो उसके अगर आर्टिकल्स में परमिशन नहीं है तो शेयर होल्डर अप्रूवल लेनी पड़ेगी थ्रू एसआर, स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में जो रेवेन्यू रिजर्व्स है या सिक्योरिटीज प्रीमियम है या रियलाइज्ड कैपिटल रिजर्व्स है, दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। अब ये रियलाइज्ड कैपिटल रिजर्व का क्या मतलब है, जो इसका मतलब ये है कि जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है हमारा, अगर कोई हमने रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के थ्रू कोई रिजर्व क्रिएट कर लिया तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। जो रियलाइज हुआ आपका, जो रियल सेल हुई है एसेट्स की या रियल अनाउंसमेंट हुई है, वही इसमें यूटिलाइज हो सकता है। तो नो पार्टली पेड अप शेयर्स शुड एग्जिस्ट, कोई पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं होने चाहिए हमारे बोनस इशू के लिए। नो बोनस इशू पेंडिंग कन्वर्जन ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट अनलेस सेम बेनिफिट रिजर्व फॉर देम। कोई कन्वर्टिबल डिवेंचर पड़े हैं उनको भी वो बेनिफिट देना पड़ेगा। कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, एम्प्लॉयज ड्यूज एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड डेट सिक्योरिटी। आप ये कंडीशंस जो हमने इशू ऑफ कैपिटल पढ़ा था कंपनीज एक्ट में, वहां पर भी जब आप हमारी पीपीटी देखेंगे तो वहां पर भी हमने ये कंडीशन सारी लगा रखी है। ठीक है, ये आज हमने थोड़ी मीटिंग लंबी रखी है, 10 बजे तक। 10 बजे तक थी, कितने बजे तक थी, 10 बजे तक। उसके बाद आता है बोनस इशू बाई एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज। अब ये बोनस इशू आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो इट कैन नॉट बी विड्रॉन विदाउट द कंसेंट ऑफ शेयर होल्डर। तो आप शेयर होल्डर की कंसेंट के बिना ये बोनस इशू विड्रॉ नहीं कर सकते। और ये जो डिसीजन है बोनस इशू का कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, एक तो ये है कि विद इन 15 डेज फ्रॉम द, जब आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर ली उसके 15 दिन के अंदर, ठीक है, अगर शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए। शेयर होल्डर की अप्रूवल कब नहीं चाहिए, जब आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन परमिट करते हैं। और विद इन 2 months फ्रॉम द पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन इफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अगर शेयर होल्डर की भी अप्रूवल चाहिए तो विद इन 2 months फ्रॉम द पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो ये आपको जो बोनस इशू वाला जो है इंप्लीमेंट करना है। फर्दर एज पर सेबी मैंडेट बोनस शेयर शैल बी इशूड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन। तो सेबी के हिसाब से जो बोनस शेयर्स हैं दे शैल बी इशूड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन। ये आ गई हमारे पास गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू। इसमें क्या कहता है जी गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू में, ये देख लेते हैं। इसके एक तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। कि भाई प्रेफरेंशियल बेसिस पे कैसे आप इशू कर सकते हो, ठीक है, और क्या क्या कंडीशंस कंप्लाई करनी है। एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है आपको, ठीक है, और सिक्योरिटीज आपकी डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए, और जो पैन है प्रोस्पेक्टिव अलॉटीज के दे मस्ट बी अवेलेबल। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर प्राइसिंग कैसे होगी, प्राइसिंग जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की, एक तो ये है कि कंपनी इज लिस्टेड फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 weeks बट लेस देन 26 weeks, और प्राइसिंग शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग। ये कम से कम इतने इतने इन दोनों में से जो भी हायर होगा उतनी होगी। पहले एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो प्राइसेस ऑफ द एक्चुअल पीरियड ऑफ लिस्टिंग। जो भी एक्चुअल पीरियड ऑफ लिस्टिंग है उसमें एवरेज ले लेंगे जो वीकली हाई और लोज है, ठीक है, या फिर एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लोज ऑफ द प्रीसीडिंग 2 weeks। ठीक है,
तो जो भी वीकली हाई और लोज है प्रीसीडिंग 2 वीक्स का वो ले लेंगे। मतलब ऐसा है कि कम से कम 2 हफ्ते पहले वो लिस्टेड होनी चाहिए कंपनी और 26 हफ्ते से कम लिस्टेड होनी चाहिए। मतलब ये कंपनी का अभी लिस्टिंग हुई है समझ लीजिए आप, ठीक है ना। तो उस केस में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकती है वो एवरेज प्राइस के ऊपर, एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ द एक्चुअल पीरियड ऑफ लिस्टिंग या एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लोज प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग 2 वीक्स। ठीक है, ये है भाई। 2 हफ्ते वाली है तो 2 ही हफ्ते लेंगे ना, और मान लो किसी में 25 हफ्ते हो चुके तो 25 हफ्ते का ले लेंगे। अब ये क्या है कि प्राइसिंग फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में एक तो कंपनीज एक्चुअली कंप्लीट्स लिस्टिंग पीरियड फॉर 26 वीक्स, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, प्राइस पर शेयर शैल बी रिकम्प्यूटेड, ठीक है। तो पहले तो ये है कि 2 हफ्ते हुए, 2 हफ्ते में भी आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दो, ठीक है। अब लेकिन जो आपने प्राइस उस टाइम फिक्स किया था 26 हफ्ते के बाद दोबारा कैलकुलेट करो आप, जब आपकी लिस्टिंग को 26 हफ्ते हो गए तो, और जो अगर डिफरेंस है वो कंसर्न शेयर होल्डर ले आएगा। मतलब ये नहीं कि उसमें प्राइस कम करके और प्राइस पे शेयर्स आप सिक्योरिटीज परचेज कर लो। तो अगर आपने पहले कम प्राइस पर परचेज की और 26 वीक्स का प्राइस उसमें बाद में ज्यादा आता है तो डिफरेंस उसको लाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ द डिफरेंस इज ऑन अ लोअर साइड देन द कंपनी शैल नॉट रिफंड टू द कंसर्न, ठीक है। अगर ये प्राइस कम हो गया तो कम में कंपनी वापस नहीं करेगी, अगर ज्यादा हो गया तो लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब मान लो 26 हफ्ते से ज्यादा हो गए तो उस केस में कैसे हो सकता है, इसमें क्या होगा, प्राइसिंग शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग। पहला तो 26 वीक्स का इसमें हाई लो ले लेंगे एवरेज, और एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लोज ऑफ द प्रीसीडिंग 2 वीक्स। तो दोनों में से जो भी हायर होगा वो ले लेंगे। फिर लॉक इन पीरियड कैसे होगा, लॉक इन पीरियड इसमें होगा अगर ये प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर्स अलॉट किए गए हैं बिकॉज ऑफ, मान लो कोई सीडीआर की स्कीम थी, ठीक है, कोई कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क की स्कीम थी प्रेस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, तो उस केस में तो 1 ईयर का पीरियड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। और अगर मान लीजिए शेयर्स पार्टली पेड अप है और दे आर अलॉटेड टू अदर देन प्रोमोटर्स, उसमें 1 ईयर का पीरियड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंड शैल एक्सपायर ऑन द डेट एंडिंग ऑन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच दे बिकेम फुल्ली पेड अप, ठीक है। और इफ शेयर्स आर अलॉटेड टू प्रोमोटर्स तो प्रोमोटर्स के केस में तो 3 साल है, ठीक है। आगे देखते हैं। एग्जांपल है, इसमें छोड़ सकते हैं हम। अब इशू ऑफ इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये जो आईडीआर्स है, आईडीआर्स कैसे इशू होती है, तो आईडीआर के इशू में कम से कम इसका 50 करोड़ का साइज होना चाहिए, ठीक है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मैंने पहले आपको बता दिया कि बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, इंडियन कंपनी में, ठीक है। इंडिया की कंपनी जब बाहर वाले के इन्वेस्टर से पैसा उठाएगी तो वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है। अगर बाहर वाला कोई इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है इंडियन, वो आईडीआर होती है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। 50 करोड़ या उससे कम का साइज नहीं हो सकता, 50 करोड़ या उससे ऊपर का इशू साइज होगा। फिर ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए उसका डिविजिबल प्रॉफिट्स का इन लास्ट 3 प्रीसीडिंग ईयर्स आउट ऑफ 5 प्रीसीडिंग ईयर्स। तो पिछले 3 साल में उसके पास प्रॉफिट्स होने चाहिए, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट। उसके बाद जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी इक्वल टू और मोर देन $100 मिलियन इन इट्स होम कंट्री। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका कम से कम $100 मिलियन होना चाहिए या उससे ज्यादा। नेटवर्थ उसकी $15 बिलियन होनी चाहिए कम से कम। एंड नो प्रोहिबिशन इन द कंट्री टू एक्सेस कैपिटल मार्केट। और उसको अपने, ऐसा नहीं कि उस स्टॉक एक्सचेंज नहीं बार कर रखा हो या सेबी नहीं बार कर रखा हो, तो उसके अपने कंट्री में उसके कोई प्रोहिबिशन लागू नहीं होनी चाहिए। तो नेटवर्थ की कंडीशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंडीशन है, डिविजिबल प्रॉफिट्स की कंडीशन है और इशू साइज की कंडीशन है। ये इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या है कि अब ये जो पार्टली पेड अप शेयर्स है दे कैन नॉट बी इशूड अंडर दीज प्रोग्राम। ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम्स है, पार्टली पेड अप इसमें इशू नहीं किए जा सकते। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए तो अलॉटमेंट ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द ऑफर साइज शैल बी मेड बाय द सेलर, ठीक है। तो 110% तक आप जा सकते हो, ठीक है। और प्राइसिंग कैसे होगी,
प्राइसिंग होगी एवरेज ऑफ वीकली हाइज एंड लोज ऑफ प्रीसीडिंग 2 वीक्स, ठीक है। लॉक इन पीरियड होगा आपका 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप और अंडर सेम कंट्रोल शैल नॉट बी काउंटेड एज मल्टीपल अलॉटीज, तो वो एक ही अलॉटी माने जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है, ये क्यूआईपी हो गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, कोई भी सिंगल अलॉटमेंट जो है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरा, ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम है, इसमें कोई भी सिंगल प्लेसमेंट 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। फिर आईपीओ, एफपीओ, आईपीपी और क्यूआईपी, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एक तो ऑफर की नेचर देखनी भाई, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है, या आईपीपी और ये इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट प्लेसमेंट, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, ठीक है। ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स है ये प्राइवेट प्लेस, क्वालिफाइड वर्ड आ गया तो प्राइवेट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट। और ये इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम, ये पब्लिक ऑफर, ये इनकी नेचर देखिए, ये पब्लिक ऑफर है, ये प्राइवेट प्लेसमेंट की नेचर है। अब इसमें कौन कौन सी कंपनीज एलिजिबल है, एक तो ये सारे लिस्टेड कंपनीज अवेलेबल है, और लिस्टेड कंपनीज करंटली नॉट इन कंप्लायंस विद मिनिमम पब्लिक होल्डिंग रिक्वायरमेंट, जिनमें मिनिमम पब्लिक होल्डिंग की रिक्वायरमेंट लागू नहीं होती वो भी इसमें एलिजिबल है। और इसमें क्या क्यूआईपी में कौन सी है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम में लिस्टेड कंपनीज इन कंप्लायंस विद मिनिमम पब्लिक होल्डिंग रिक्वायरमेंट, ये इसमें। फिर एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन से हैं, रिटेल है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनल है। इसमें सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो सकते हैं और इसमें भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हो सकते हैं। हमने आगे लिस्ट भी दे रखी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, ठीक है। फिर प्राइसिंग रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, प्राइसिंग रिस्ट्रिक्शन इसमें ये होगी कि प्राइस बैंड देंगे ये एटलीस्ट 1 डे प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द इशू, ठीक है। और इसमें प्राइस कैसे होगा, प्राइस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज ऑफ वीकली हाइज एंड लोज प्राइसेस इन द प्रीसीडिंग 2 वीक्स। ये कुछ एक्चुअल है, ये उसके बाद यहाँ देखते हैं एसएमई वाला देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो एसएमई में क्या है कि इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बाय स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब एक तो ये कि एप्लीकेबिलिटी फॉर इशूअर, कौन कौन से इस रूट में जा सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाले रूट में। एक तो ये कि जो पोस्ट इशू फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरी इसमें ऑप्शन ये है कि 10 करोड़ से ज्यादा हो सकती है लेकिन 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी। तो इसके पहले वाले केस में जो यहाँ पर 10 करोड़ वाली लिमिट है, तो उसमें क्या होगा, इश्यूअर शैल इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। और यहाँ 10 और 25 वाली लिमिट में कौन सा आएगा, इश्यूअर में आल्सो इशूड स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। आगे देखते हैं इसको और डिटेल में आएगा। यहाँ ये कुछ कंडीशंस हैं, मर्चेंट बैंकर्स, ये जो मर्चेंट बैंक, इसको बाद में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ये मर्चेंट बैंकर्स वाला जो है, जो मेजर बैंकिंग एक्टिविटीज हैं व्हिच द बैंक ऑफर्स टू इट्स क्लाइंट्स आर, एक तो इशू मैनेजमेंट की बात करते हैं, बैंकर्स टू द इशू होता है ना बहुत सारे, या मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। एक तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इश्यूज कर सकते हैं, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू, एस्क्रो कलेक्टिंग बैंक हो जाते हैं, ठीक है। और पेमेंट ऑफ डिविडेंड वारंट्स, इंटरेस्ट वारंट्स, रिफंड ऑर्डर, इनका काम होता है। डिबेंचर ट्रस्टी बन सकते हैं और अंडरराइटर बन सकते हैं। उसके बाद ये आता है लिस्टिंग बाय एसएमई ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विदाउट आईपीओ। इसमें क्या है कि ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये न्यू विंडो है ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर ई कॉमर्स, डाटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और अदर स्टार्टअप्स दे कैन लिस्ट एंड ट्रेड ऑन देयर शेयर्स, ठीक है। एक इसमें पब्लिक इशू मोड है, एक नॉन पब्लिक इशू मोड है। तो जो नॉन पब्लिक इशू मोड है उसमें तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं दे कैन बी इन्वेस्टर्स, और पब्लिक इशू मोड में क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट 75% है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है 25% की है। इसमें जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, और इसमें जो एप्लीकेशन साइज है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 लाख, और अलॉटीज जो है कम से कम इसमें 200 होने चाहिए, 200 या उससे ज्यादा होने चाहिए। अंडर सब्सक्रिप्शन ये आप देख लीजिएगा, खास बात नहीं है। फिर एलिजिबल कंपनीज कौन सी हैं, एप्लीकेशन साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। अलॉटीज जो है 200 या उससे ज्यादा होने चाहिए।
ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। 75% अलॉटमेंट इंस्टीट्यूशनल को होगी और 25% होगी नॉन इंस्टीट्यूशनल को। फिर फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट ट्रैक इशू में क्या है? फास्ट ट्रैक इशू में बेसिकली ये है कि वो कंपनी पहले से ही लिस्टेड है, ठीक है, और अब उसके पास जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह अच्छा है, तो उसको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो एग्जिस्टिंग इक्विटी लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड एग्रीमेंट जो है, जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, उसका कोई कंप्लायंस है, कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है पिछले 3 सालों में, ठीक है। उसका एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है, और जो 95% ऑफ रिसीव जो इन्वेस्टर कंप्लेंट उसकी रिसीव हुई उसने उनको रिजॉल्व किया। जो फाइनेंशियल इंपैक्ट है ऑडिटर क्वालिफिकेशन का वो लेस देन और इक्वल टू 5% ऑफ नेट प्रॉफिट है, मतलब कोई मेजर ऑडिट क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई जो सेबी का अगर कोई शोकॉज नोटिस है तो कोई उसका मान लो सेबी ने कोई शोकॉज नोटिस कर रखा है, ठीक है ना, तो वो पेंडिंग नहीं है, उसका रिप्लाई उन्होंने दे दिया है। और जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है वो डीमैट मोड में है, तो उस केस में ये जो है फास्ट ट्रैक इशू में जा सकता है। एक ये फिर ग्रीन इशू ऑप्शन आती है। ग्रीन इशू ऑप्शन या प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म, इसमें क्या है? एक तो क्या है कि इसमें जनरल मीटिंग की अप्रूवल लेनी पड़ती है, एजीएम में अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको, फिर अपॉइंट करना पड़ेगा आपको मर्चेंट बैंकर एज स्टेबलाइजिंग एजेंट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच मैकेनिज्म, ये जो ग्रीन इशू ऑप्शन है, और एग्रीमेंट करना पड़ेगा आपको स्टेबलाइजिंग एजेंट के साथ में अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ओनली डीमैट बोर्ड दैट मे बी बोरोड बाय हिम फॉर द पर्पस ऑफ अलॉटमेंट और एलोकेशन। फिर प्रेस्क्राइब डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे आपको ऑफर डॉक्यूमेंट में। फिर ये स्टेबलाइजेशन जो प्रोसेस है ये मैक्सिमम 30 डेज तक चलेगा, और जो स्टेबलाइजिंग एजेंट है ये डेली रिपोर्ट सबमिट करेगा स्टॉक एक्सचेंज को ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन पीरियड एंड ए फाइनल रिपोर्ट टू सेबी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। फिर ये सेफ्टी नेट अरेंजमेंट क्या है? सेफ्टी नेट अरेंजमेंट का मतलब ये है कि वो ये कहता है कि भैया ऐसा है, मैं इतने तो खरीद लूंगा, ठीक है। मींस एन अरेंजमेंट प्रोवाइडेड बाय द इशूअर अंडर व्हिच अ पर्सन ऑफर्स टू परचेज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओरिजिनल रेजिडेंट रिटेल इंडिविजुअल अलॉटीज एट द इशू प्राइस। जो भी इशू प्राइस है, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल, जो रिटेल इंडिविजुअल अलॉटीज है, उनसे वो कहता है कि भैया मैं इतने पर तो खरीद लूंगा। इसका मतलब ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको नुकसान तो होगा नहीं, ठीक है। वो कहता है भाई जो इशू प्राइस है, क्या होता है भाई, ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, लिस्टेड कंपनीज के लिए प्रोविजन पढ़ रहे हैं। अब मान लो उसने 100 रुपए पे इशू किया, बाद में प्राइस उसका स्टॉक एक्सचेंज में रह गया 50, ठीक है ना, तो वो क्या कहता है? वो कहता है भैया ऐसा है, जितने पे इशू हो रहा है ना उतने पे मैं खरीद लूंगा। तो उसका मतलब वो सेफ है जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। और इसमें क्या हो सकता है कि मैक्सिमम ऑफ 1000 सिक्योरिटीज पर ओरिजिनल रेजिडेंट, एक आदमी के 1000 सिक्योरिटीज तक ले सकते हैं जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन एन आईपीओ इज टू बी कवर्ड अंडर द एग्रीमेंट। और ये जो बाईबैक है इट विल बी एट द इशू प्राइस एंड इज टू बी एक्सरसाइज विद द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटीज। तो जब उसको डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटीज हो जाए उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप ये सेफ्टी नेट अरेंजमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम उसकी 1000 सिक्योरिटीज खरीद सकते हो पर इन्वेस्टर, ठीक है। उसके बाद में आता है वारंट इशू। अब वारंट क्या होता है? वारंट डेरिवेटिव सिक्योरिटी है दैट गिव्स द होल्डर द राइट टू परचेज सिक्योरिटीज यूजुअली इक्विटी फ्रॉम द इशूअर, ठीक है। वो ये कहता है कि वारंट पे इशू क्या होता है? एक तो स्पेसिफिक प्राइस पे इशू हो, स्पेसिफिक प्राइस पे वो परचेज कर सकता है सिक्योरिटीज फ्रॉम द इशूअर और विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम हो सकता है। अब वारंट्स में भी इशूड अलोंग विद पब्लिक इशू और राइट्स इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। ये वारंट्स किस किस केस में इशू किए जा सकते हैं? ये इशू किए जा सकते हैं, एक तो ये है, बस 5 मिनट का मेरे ख्याल हो रहा है, अभी तो चल सकती है मीटिंग, ये 1-2 स्लाइड और रहेंगे, इसको खत्म करते हैं। तो वारंट्स में भी इशूड अलोंग विद पब्लिक इशू और राइट्स इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। एक तो जो टेन्योर है वारंट्स का, ये 18 महीने से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन द पब्लिक और राइट्स इशू, ठीक है। उसके बाद में एक से ज्यादा वारंट जो है एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के साथ अटैच नहीं होगा, ठीक है। एंड इफ द प्राइस और कन्वर्जन फार्मूला ऑफ द वारंट शैल बी डिटरमिन्ड अपफ्रंट, तो पहले आप प्राइसिंग उसकी डिटरमिन कर लेंगे एंड एटलीस्ट 25% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट shall also be received, और कम से कम आपको 25% अपफ्रंट रिसीव करना पड़ेगा। In case the warrant holder does not exercise the option to take equity shares against any of the warrants held by him, the consideration paid in respect of such warrant shall be forfeited by the issuer.
25% उसको अपफ्रंट देना, बाद में वो मान लो लेता ही नहीं, एक्सरसाइज नहीं करता ऑप्शन, तो वो फॉरफिट हो जाएगा। ठीक है। अब ये सेबी इशू कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, सेकंड अमेंडमेंट रेगुलेशंस। इसमें क्या है, ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी में क्या होगा, ट्रिगर पॉइंट क्या होगा कि जो चेंज, अगर मान लो आपने जो जिस ऑब्जेक्ट्स पर पैसा उठाया था उसमें चेंज हो गया या वेरिएशन हो गया इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपने प्रोस्पेक्टस में रेफर किया था, ठीक है, और ये अप्रूव हो जाए बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। पब्लिक इशू ऑन और आफ्टर 1/4/2014 में इशू किया गया था। नंबर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर 10% है। वो जो हमने आगे पढ़ रहे थे ना एक जगह, वो जहां पर सब्सटेंशियल एक्विजिशन और टेक ओवर, वो इसी के रेफरेंस की बात हो रही थी। ठीक है। और इसमें अमाउंट ऑफ आईपीओ यूज क्या है, 75% ऑफ द टोटल अमाउंट यूज। भाई होता क्या है कि आपको 75% जो है मेन एक्टिविटी में लगाना होता है, 25% आप एलाइड एक्टिविटीज में लगा सकते हो। ठीक है। तो 75% जो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, उसी पे लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पब्लिक इशू उठा लिया और बाद में उससे सिर्फ गाड़ियां खरीद ली, आपका काम कुछ और ही है, तो वो चीज। और टेंडरिंग पीरियड जो स्टार्ट होगा, इट शैल नॉट स्टार्ट लेटर देन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड शैल रिमेन ओपन फॉर 10 वर्किंग डेज। तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को एक एग्जिट ऑप्शन दी जाती है कि भैया ठीक है, हमने ऐसा कर लिया तो आप एग्जिट कर सकते हो, आपको एग्जिट ऑप्शन हम देते हैं। और एग्जिट प्राइस क्या होगा, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होगा पास्ट 52 वीक्स का, या वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ पास्ट 26 वीक्स का, या वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ पास्ट 60 ट्रेडिंग डेज इफ शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। ठीक है। फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड की भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर 10% से ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जो भी उसकी कैपिटल है, तो फिर वो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स में आता है। और वैल्यूएशन पैरामीटर्स इफ शेयर्स आर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, तो अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो फिर वैल्यूएशन पैरामीटर्स इसमें लगेंगे। ठीक है। तो ये था सारा हमारा, ये कंप्लीट हो गया हमारा ये भी। तो इससे हमने क्या किया कि सेबी जो है पूरा का पूरा आपका कवर हो गया। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। अब क्या हुआ है कि इसमें ना 2018 की गाइडलाइंस आ गई है। ये तो हमें ऐसा है, हमें कोर्स के हिसाब से 2009 की गाइडलाइंस पढ़नी है, थोड़ा सा ही फर्क है। 2018 वाली भी मैंने पढ़ी थी, जो 2018 वाली है उसमें थोड़ा बहुत इसमें से डिफरेंस है। तो अगर हमारा सिलेबस चेंज होता है तो हो सकता है हमें ये भी पढ़नी पड़े, लेकिन अभी सितंबर तक तो सिलेबस चेंज होने वाला है नहीं, तो तब तक तो हमें यही पढ़नी उसके हिसाब से। तो विद दिस आई थैंक यू ऑल, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आप वीडियो चाहे तो आप ऑन कर सकते हैं, 2-4 मिनट आप कोई बात पूछना चाहे तो कर सकते हैं। सर ये जो आपकी साइट है उन पे करवा दीजिएगा। पहले से ही है सर, पहले से ही है। तो आपकी साइट पे आईबीसी 2016 जहाँ लिखा उसी पे मिलेगा? हाँ हाँ वही मिलेगा, वही मिलेगा, सब वही मिलेगा। कपूर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और बस बढ़िया, आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और क्या जनाब, कमाल है। वी वेलकम रानो जैन जी ऑल्सो। रानो जैन जी ITAT की पास्ट मेंबर रह चुकी हैं, इतने सीनियर मेंबर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। Thank you, Gupta ji. Thanks a lot. I cannot show you all my face because I'm not in a presentable condition. Okay, no issues, no issues. ये जब भी टाइम मिलता है, because आपका थोड़ा जल्दी होता है ना, early morning, you know, all the household chores, etc. आजकल तो आपको पता है थोड़ी घर में भी काम वाम करने पड़ते हैं। इसमें क्या है जी, देखिए हम ना रिकॉर्डिंग इसकी, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ इसकी, तो हम जो है रिकॉर्डिंग इसकी करते हैं, तो रिकॉर्डिंग